हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और हम डिस्कस कर रहे हैं अभी हमारे एमबी टेस्ट पेपर की। यहां पर मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर जो आपको मिल चुके हैं एंड आपने उसको सॉल्व किया है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं, आपने उसको रिवीजन कर लिया, आपने एनसीईआरटी सॉल्यूशन को भी कवर अप कर लिया, एमसीक्यूज को कवर अप कर लिया है, जो कि ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। अब बारी है आपको खुद को टेस्ट करने की, अपने आप को चेक करने की कि हमारा कॉन्फिडेंस कितना है, हम कितने क्वेश्चंस के आंसर कर पाते हैं, हमारी तैयारी कितने % पूर्ण हो चुकी है। तो आपने जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है उसी का ये सॉल्यूशन वीडियो है, जिसके तहत हम कवर कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन वीडियो को। तो चलिए भाई फटाफट से शुरू कर लेते हैं हम इस सॉल्यूशन वीडियो को, जहां पर हमने कवर अप किया था जो आपके सामने जो टेस्ट पेपर मिला है उसमें आपको एमसीक्यूज, अति लघु उत्तरीय, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर, फिर शॉर्ट टाइप आंसर मतलब लघु उत्तरीय, एंड लॉन्ग आंसर टाइप मतलब दीर्घ उत्तरीय, इन तीनों ही सेगमेंट से, चारों ही सेगमेंट से क्वेश्चंस आपके सामने मिले हुए हैं, जिसमें न्यूमेरिकल्स भी गिवन थे, सिद्धांत भी गिवन थी, डायरेक्टली क्वेश्चंस भी गिवन थे, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी गिवन थे। सभी प्रकार के क्वेश्चंस वहां पे कवर अप हुए थे। अल्टीमेटली जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सब आप तक मिल चुके हैं, आप उसको सॉल्व कर चुके हैं। आइए चलिए हम आंसर को चेक करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारे सामने बहुविकल्पीय प्रश्न था, जहां पर नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां, फोकस दूरी जो है नेत्र की क्या हो गई भाई, बढ़ गई। फोकस दूरी बढ़ने का तात्पर्य क्या होता है, तो देखिए अगर ऐसा है यह हमारा गोलीय लेंस, तो इसकी जो फोकस दूरी होगी वो कैसी होगी भाई, तो इसकी फोकस दूरी निकट हो जाएगी, ये पास में ही कट कर गई। लेकिन अगर यही चीज ये लेंस ऐसा हो जाए तो इसकी जो फोकस दूरी होगी वो करीब ऐसा हो गई। मतलब आपने क्या देखा भाई कि अगर लेंस मोटा है तो इसकी फोकस दूरी कैसी है, सन्निकट है, पास में है। जबकि अगर ये पतला लेंस है तो इसकी जो फोकस दूरी है वो क्या हो गई, इसकी फोकस दूरी बढ़ गई। मतलब अगर पतला लेंस होगा तो फोकस दूरी ज्यादा होगी, अगर एक मोटा लेंस होगा तो उसकी फोकस दूरी कम होगी। ठीक है, आइए चलिए जरा ऑप्शंस को देख लिया। तो भाई ये कह रहे हैं कि फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां शिथिल हो जाती है तथा लेंस पतला हो जाता है। भाई अब जो पेशियां हैं वो शिथिल हो गई, रुक गई, जो इनको ऐसा सिलरी मसल्स ने कवर अप करके, ऐसा एक सिलरी मसल होता है जो इसको हैंडल करके रखता है, जो इस नेत्र लेंस को क्या कहता है, एडजस्ट करता है। मतलब इसको इस पोजीशन में भी ले आता है। कब लाना होता है ऐसी पोजीशन में, जब मान लीजिए कोई भी वस्तु पास में ही रखी हुई है। ठीक है, उस संदर्भ में वो लेंस को क्या करता है, मोटा कर देता है, जिससे ज्यादा प्रकाश आने के बावजूद भी उसकी जो इमेज बनती है वो रेटिना पर बने। और जब कोई वस्तु दूर रखी होती है तो उसको अपने आप लंबा खींच करके पतला कर देता है, ताकि दूर से आने वाली किरणें जो ऑलरेडी कमजोर हो चुकी हैं उनको बहुत ज्यादा कन्वर्जन ना मिले, वो इजीली जाकर के रेटिना पर इमेज बना ले। तो इस संदर्भ में समझ में आता है कि भैया जो पेशियां हैं वो शिथिल हो गई, जिसके कारण क्या हो गया, लेंस जो है वो पतला हो चुका है। ठीक है, अगला सिकुड़ती है तथा लेंस मोटा हो जाता है ना भाई, मोटा होगा तो देखिए फोकस कम हो गई है। शिथिल होती है तथा लेंस मोटा हो जाता है, भाई लेंस मोटा होगा ही नहीं। सिकुड़ती है तथा लेंस पतला हो, नहीं भाई सिकुड़ेगा कोई चीज तो मोटा होगा, खींचेंगे जब उसको तो पतला होगा। इस चीज को देखिए, ऐसा सिकुड़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा ना। तो मतलब क्या है, सिकुड़ना यहां पे गड़बड़ हो गया, यानी हमारा जो क ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर है भाई, क बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं, चित्र में क्यू पर्दे पर प्रकाश का रंग क्या होगा। एक चित्र दी गई है जहां पर 2 प्रिज्म दिए गए हैं और यहां पर दोनों प्रिज्म को उल्टा करके रखा गया।
उल्टा कब समझते हैं भाई? दो कंडीशन है, या तो आप समझ लीजिए ये जो प्रिज्म एंगल ए है इसकी दिशा ऊपर नीचे हो जाए तब, या फिर आप ये समझिए ये जो इसका बेस है ये कैसा हो जाए भाई, ये बेस पलट दिया जाए। तो अगर हम दो प्रिज्मों को कुछ इस तरीके से समायोजित करते हैं तो यहां पर जो एक प्रकाश की किरण, जो श्वेत प्रकाश की किरण यहां से गई थी, ये डाइवर्ज हो जाती है रेड में एंड वायलेट में। लेकिन जब प्रिज्म एंगल उल्टा हो गया तो ये वायलेट और यहां से जाने वाली रेड वापस से क्या होती है, मर्ज हो जाती हैं और यहां पर मेरे को श्वेत प्रकाश मिल जाता है। श्वेत प्रकाश गई, रेड और वायलेट में क्या हुई, डाइवर्ज हुई थी, बटी थी, वापस से रेड और वायलेट मिल गई और किस में कन्वर्ट हो गई, श्वेत में। और ये कहां मिलेगा, ये क्यू जो पर्दा है, ये जो हमारा पर्दा है क्यू पे कैसा मिला, श्वेत, ठीक है ना। मतलब ऐसा हुआ कि यहां पर इसका डिस्पर्सन नहीं हुआ, वर्ण विक्षेपण इसका नहीं हुआ। जो पहले प्रिज्म ने वर्ण विक्षेपण किया उसका विपरीत दूसरे ने उस वर्ण विक्षेपण को कलेक्ट कर लिया और उसने क्यू पर श्वेत प्रकाश पहुंचा दिया। तो क्या होगा भाई आंसर, सवाल का घ। आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर ली जाए। थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। जो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है हमारी अभिनेत्र लेंस के द्वारा, हमारी रेटिना पर इमेज फॉर्म किया जाता है। तो यहां पर जो प्रतिबिंब बनता है ये सदैव ही आप समझेंगे तो ये हमारी जो अभिनेत्र लेंस है, ये हमारी क्या है भाई, अभिनेत्र लेंस। और यहां पर ये हमारी है रेटिना। रेटिना मतलब आप तो स्क्रीन समझ लीजिए और ये अभिनेत्र लेंस। अब दोनों को अलग अलग करता हूं तो ये है भाई अभिनेत्र लेंस मेरी क्या है, एक उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है, जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट मैंने रखा, इसके लिए जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनेगा भाई, तो ये देखिए प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, उल्टा। कैसा बनता है प्रतिबिंब, उल्टा। मतलब यहां पर एक ऑब्जेक्ट होगा, इसके लिए अगर इमेज फ्रेम करें तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। ये इमेज ये बन गई, ये रेटिना पे बनी इमेज। और कैसी बनी है, थोड़ा सा मैं दूर बना रहा हूं ताकि आपको दिख सके। ये अल्टीमेटली यहीं पे बना है, बिल्कुल जाकर के रेटिना पर ही। ये कैसा बना है भाई, उल्टा बनता है, ठीक है। तो देखिए आभासी एवं सीधा, नहीं भाई सीधा नहीं बनता, वास्तविक तथा सीधा ना, वास्तविक तथा उल्टा, ठीक है। तो वास्तविक और उल्टा। आभासी होगा तो हमेशा ही सीधा होगा, यह बात बिल्कुल फिक्स होती है। जब कोई इमेज आभासी है तो सीधा है और वास्तविक है तो उल्टा है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। तो क्या हमको जो दिखलाई पड़ता है वो सब उल्टा दिख रहा है? तो बिल्कुल, हमारी आंखों तक तो ये सब कुछ उल्टा है, लेकिन हमारा ब्रेन उसको फिर से एनालाइज कर लेता है और उसको रेक्टिफाई करके सीधा दिखाता है। मतलब हमारी आंखें देखती उल्टा है, हमारे ब्रेन को पता है कि भाई जो चीज दिख रही है उल्टी दिख रही है, तो ब्रेन ने ऑटोमेटिकली उसको क्या किया भाई, तो कन्वर्ट कर लिया और सीधा दिखाना शुरू कर दिया। आप कहेंगे तो भाई ब्रेन को ये सिग्नल कहां से मिला कि वो सीधा करेगा? तो ब्रेन को ये बात पहले से ही पता है। कैसे पता है? जैसे एक बात समझिए, कोई भी चीज आपके आंखों की तरफ ऐसे आती है तो आंखों की पलकें अपने आप बंद हो जाती है ना, या फिर आपको सोचना पड़ता है कि भाई कोई चीज आ रही है, अब मेरी आंखों के पलकों को बंद करो। ऐसा आप ब्रेन को इंस्ट्रक्शन देते हैं क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, ये ब्रेन के अंदर ऑटोमेटिकली चलता है। तो सिमिलरली जो इमेज यहां पर आपने देखा, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि हमारा होगा भाई वास्तविक तथा उल्टा, ठीक है। ये वास्तविक तथा उल्टा होगा भाई, ठीक है। ग ऑप्शन करेक्ट है, वास्तविक तथा उल्टा। आगे बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है, क्योंकि तब जब दोपहर की बात करते हैं तब श्वेत प्रतीत होता है सूर्य, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए श्वेत प्रतीत होना या फिर जो भी कलर प्रतीत होती है, उस कलर का प्रतीत होने का मुख्य कारण है प्रकीर्णन, उस विशेष कलर का प्रकीर्णन हो जाना। जैसे कि अगर आपको आसमान नीला दिखलाई पड़ता तो नीला दिखलाई पड़ने का क्या मतलब है? तो सूर्य की जो किरणें आती हैं उसमें से जो नीले रंग के किरण होगी उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा हो जाता है, इसलिए हमको कैसा दिखता है आसमान भाई? नीला। ठीक इसी प्रकार आपने सुबह और शाम के समय देखा है कि आसमान जो है वो लाल प्रतीत होता है। उसके पीछे क्या कारण है? तो जो वायुमंडल के कण है वो क्या करते हैं भाई, जो श्वेत प्रकाश थे उसमें से लाल रंग का जो विकिरण है उसको प्रकीर्णित कर दिया, तो इसलिए लाल दिखता है। सिमिलरली जब दोपहर की बात करते हैं तो दोपहर के समय में
जो प्रकाश किरण होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है, न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, क्योंकि दोपहर के समय में सूर्य जो होता है ये हमारे क्षितिज पर ये हमसे नजदीक होता है, निकट होता है। जब सुबह हम शाम की बात करते हैं तो सूर्य की ये हमारे वायुमंडल में चलने की जो दूरी है ये ज्यादा होती है। दोपहर में हमारे वायुमंडल में चलने वाले प्रकाश की अगर हम बात करते हैं तो वो कम होती है, बिल्कुल क्षितिज पर है। तो यहाँ पे प्रकीर्णन जो होता है, जो स्कैटरिंग होती है, यहाँ पर स्कैटरिंग कैसा हो जाती है, कम स्कैटरिंग होता है। अगर कम स्कैटरिंग होगा तो मतलब वो सफेद का सफेद ही दिखेगा। भाई यहां से जब आ रही थी और यहाँ पे जो लाल रंग था उसका स्कैटरिंग हो गया था, इसलिए आसमान लाल दिखाई पड़ रहा था, या फिर सूर्य खुद ही लाल दिख रहा था। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है भाई, श्वेत दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, यहां पे प्रकीर्णन जो है वो न्यूनतम है, मिनिमम प्रकीर्णन हो रही है इसके कारण। ठीक है, दोपहर में ही क्यों, क्योंकि दोपहर में वो हमारे क्षितिज के सबसे ज्यादा करीब होता है। तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा भाई, फोर्थ का आंसर हो जाएगा क। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5th में निम्नलिखित प्रकथनों में से कौन सा सही है। यहां पर 4 प्रकथन मतलब 4 कंडीशंस गिवन है जिनमें से पूछ रहे हैं कौन सा सही है। निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, मतलब निकट दृष्टि दोष जिसको है वो दूर की वस्तुओं को देख सकता है क्या भाई, साफ सुथरा। तो देखिए नाम से इस बात को आपको मैंने याद कराया था कि अगर कहीं पे कहा जाए कि निकट दृष्टि दोष है, अर्थात वो निकट का साफ साफ दिखेगा, दूर का नहीं देखेगा। अगर दूर दृष्टि दोष है तो दूर का साफ साफ देखेगा, निकट का नहीं देखेगा। जो दृष्टि दोष से उसको जानते हैं वहां की वस्तु नहीं दिखती। कारण क्या होता है, कहते किसी और को और समझते हम कुछ और हैं। निकट दृष्टि दोष का मतलब सिंपली ये हो जाता है कि भाई कोई दूर से आ रही है किरणें तो वो हमारे अभिनेत्र लेंस के निकट ही कट जाती हैं। मतलब इस संदर्भ में इस आंख को अगर कोई पास में रखी हुई वस्तु दी जाए तो पास में रखी हुई वस्तु के लिए कोई तकलीफ नहीं है, ये रेटिना पर ही इमेज बनेगी। लेकिन ये जो रेड वाली लाइट भी आ रही है, मतलब ये वस्तु जब दूर रखी गई है, पैरेलल आ रही है, तो पहले ही कट गई। तो मतलब क्या भाई, जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है उसको निकट का साफ दिखेगा, दूर का नहीं दिख रहा। ये देखिए दूर से आ रही किरणें, ये नहीं दिख रहा। ठीक इसी प्रकार जब आप बात करते हैं दीर्घ दृष्टि दोष की, तो इस संदर्भ में यह होता है कि अगर यही पास से कोई किरण आ रही है तो यह अभिनेत्र लेंस से दूर चली जाती है। देखिए फोकस दूरी बढ़ गया, तो मतलब पास की चीजें नहीं दिख रही। किंतु अगर मैं दूर से कोई किरण लेकर के आऊं तो इन किरणों द्वारा जो इमेज बनेगा वो रेटिना पर बनेगा। तो मतलब क्या समझ में आता है, ये जो है ये है हमारी दीर्घ दृष्टि दोष। ये कौन सी दोष है भाई, ये हमारा दीर्घ दृष्टि दोष। और यहां पर बात करते हैं तो ये है हमारा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या समझ में आया भाई, तो निकट का साफ दिखाई देगा और इसमें दूर का नहीं दिखाई पड़ेगा। जबकि दीर्घ दृष्टि दोष में बात करें तो दूर का जो होगा वो दिखेगा और जो निकट का होगा वो चीज यहां पर नहीं दिखलाई पड़ेगी। अब चलिए स्टेटमेंट में आते हैं। तो भाई निकट वाले मतलब निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। निकट दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता, भाई गड़बड़ है। दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता नहीं, दीर्घ दृष्टि दोष से दीर्घ का ही साफ देख सकेगा। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। ये ठीक है क्या? निकट दृष्टि दोष है, ये निकट दृष्टि दोष था, पास में रखा है ऑब्जेक्ट बिल्कुल साफ साफ देख पा रहा है। दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। तो भाई दूर की वस्तुओं को दीर्घ दृष्टि वाला तो देख सकता है ना, दीर्घ दृष्टि दोष दूर की वस्तु देखेगा। दीर्घ दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु क्या करेगा, देखेगा। तो मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, यानी कौन सा सही होगा, हमारा आंसर सही हो जाएगा ग। ठीक है, ये इस कंडीशन से आपको समझ में भी आई होगी। चलिए तो हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 6 पर, जहां से अब हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न प्रारंभ होते हैं। अति लघु उत्तरीय मतलब ये 1 मार्क के ही हैं, ठीक है ना। वहां पर वो एमसीक्यूज फॉर्म में थे, ये 1 मार्क के। ये यहां पे आपसे एक स्टेटमेंट पूछी जा सकती है, किसी का कार्य पूछा जा सकता है, किसी चीज की फंक्शनैलिटी पूछी जा सकती है, फॉर्मूला पूछा जा सकता है, यूनिट पूछा जा सकता है।
तो देखिए यहां पर है, जिस परिघटना में टिंडल प्रभाव को देखा जा सके उसका एक उदाहरण दीजिए। भाई सबसे पहले तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं टिंडल प्रभाव का। आंसर एक लाइन का है, तो घबराएंगे नहीं, जरा समझेंगे टिंडल प्रभाव को। तो टिंडल प्रभाव क्या था भाई? तो हम ऐसा कह रहे थे, किसी माध्यम के अगर ठोस कण हैं, उसमें से अगर विकिरण जाए, मतलब प्रकाश किरणें जाती हैं, तो वो ठोस कण चमकना शुरू हो जाते हैं। उनके चमकने की इसी परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। कैसे बात कर रहे थे भाई? तो हमने कहा था कि अगर एक साफ जल, बिल्कुल शुद्ध जल है, इसमें से एक यहां से लाइट जलाइए, इसका यहां पे कोई रास्ता ट्रेस नहीं कर पाएंगे। यहां पे आप एक कार्डबोर्ड रखेंगे, यहां पर आपको प्रकाश जाती हुई मिलेगी, लेकिन गमन करता हुआ प्रकाश नहीं दिखेगा। अब आप एक काम कीजिए, इसके अंदर ले आइए, नमक घोल दीजिए। आपने इसके अंदर क्या घोल दिया? नमक। और नमक पूरी तरीके से घुल चुका है, आपको ऐसे नेक्ड आई से नमक नहीं दिख रहा है इसके अंदर, लेकिन जब आप नमक घुले पानी से इसको ले जाएंगे ना, तो ये इसके अंदर आपको ऐसी लाइट बीम जाती हुई ट्रेस हो जाएगी, चमकने लगेंगे। ये जो कण थे, ये ठोस कण है ना, घुले हैं, मतलब टूट करके घुले हुए हैं। आपको लग रहा है कि ये दिख नहीं रहे, लेकिन भैया वो अभी भी ठोस रूप में ही है, वो लिक्विड में नहीं चेंज हुए हैं। तो वो क्या करते हैं? वो इन प्रकाश की किरण जो जा रही थी, इसको टकरा करके फैला देते हैं। अब प्रकाश गमन करता हुआ हमको नहीं दिखता है। आप ऐसे आसमान में ऐसे टॉर्च जलाइए, आपको कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन अगर प्रकाश किरण के रास्ते में कुछ धूल कण आ जाते हैं, वो तो आपको दिखने लगते हैं। वो जो धूल कण ऐसा चमकते हुए दिखते हैं, उसी को तो टिंडल प्रभाव कहते हैं। कितने सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं भाई? तो जैसे मान लीजिए आपके कमरे की खिड़की पूरी तरीके से बंद है और एक छोटी सी लाइट की बीम ऐसे चल के आ रही, वो बीम ऐसे नहीं दिखती, लेकिन आप धूल कण फैलाना शुरू कर दीजिए तो वो बीम दिखने लगती है। सिमिलर वे में जब हम बात करते हैं कोई घना जंगल हो, तो घने जंगल में चारों तरफ से बिल्कुल छाया छाया है, पत्तियों के बीच में से एक पतली सी किरण चमकती हुई आ रही है, ठीक है? तो ये क्या, वो चमकती हुई किरण तभी दिखेगी जब उसमें क्या होगा भाई? तो वो कणों द्वारा प्रकीर्णित की जाएगी, ठीक है ना? तो एक एग्जांपल रख लिए, घने जंगल के वितान, मतलब कैनोपी से सूर्य का प्रकाश का गुजरना, ठीक है ना? वितान मतलब वही एक किरण ऐसे गुजरना, उसी की बात कर रहे हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि हमारे कमरे में खिड़की से जो लाइट बीम चल करके आती है, उसमें धूल कण पड़ते हैं, वो भी एक एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है? बढ़ते हैं आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो 7th क्वेश्चन कह रहे हैं भाई कि मानव नेत्र में परितारिका के एक कार्य का उल्लेख कीजिए। जो परितारिका होती है हमारे आंख में, उसका एक कार्य बताना। तो परितारिका, जिसको आइरिस कहते हैं, इसका मुख्य कार्य है कि भाई जो प्यूपिल होती है, पुतली जो होती है, उसकी साइज को नियंत्रित करता है। पुतली की साइज को नियंत्रित करना ही इसका मुख्य कार्य है। ये क्या करता है भाई? जब लाइट बीम ज्यादा आ रही होती है तो उसकी साइज को छोटा कर देता है, पुतली की साइज को छोटा कर देता है। और जब लाइट बीम कम आ रही होती है तो पुतली की साइज को बड़ा कर देता है। मतलब जब अंधेरे में होते हैं तो हमारी पुतली की साइज बढ़ी हुई होती है, क्योंकि ज्यादा लाइट बीम आएगी तब जाकर के एक साफ इमेज दिखेगा। और जब खूब सारा लाइट चमक रहा हो तो आप देखे होंगे आंखें ऐसी छोटी हो जाती है। ऐसी छोटी होने का क्या मतलब है? ऐसे छोटे होने से सिर्फ और सिर्फ आप क्या करते हैं? आप थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं अपने आइरिस को, परितारिका को, कि भैया वो पुतली को जल्दी से जल्दी क्या करे? सिकोड़ ले, कम कर ले, क्योंकि रेटिना पे बहुत सारा लाइट पहुंच रहा है, क्योंकि आपने क्या किया भाई? आपने पुतली को बढ़ा रखा है। तो उस कंडीशन में जैसे ही हम धूप में जाते हैं, जैसा इसका एग्जांपल ऐसा समझ सकते हैं कि जब हम अंधेरे से धूप में जाते हैं, गर्मी के दिनों में धूप में, तो बिल्कुल चमकने लगती हैं आंखें। तो क्या होता है भाई? क्योंकि आपकी आंखें बड़ी हुई रखी है। क्यों बड़ी हुई है? क्योंकि छाए में वहां पे रोशनी कम थी, अंधेरे में जहां पे रोशनी कम थी वहां पे ज्यादा प्रकाश किरण चाहिए थी एक इमेज को बनाने के लिए। जब आप धूप में गए तो वहां पे प्रकाश किरण की इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता ज्यादा है, वो ज्यादा प्रकाश किरण, और खिड़की भी ज्यादा खुली है भैया, मतलब आंख की खिड़की ही बोलिए इसको, वो ज्यादा है, तो भैया ज्यादा से ज्यादा लाइट बीम जाएंगी तो भैया क्या होगा? आपकी आंखें चमकेंगी, दिक्कत होगी। तो आंखों को छोटा कर लेते, कहते हैं कि भैया अब जितने अंधेरे में प्रकाश किरणों की जरूरत थी उतने प्रकाश किरण की जरूरत नहीं है हमें धूप में। कम प्रकाश किरण भी रहेंगे तो हमको इमेज मिल जाएगी, बन जाएगी, ठीक है? तो इसलिए भाई ये परितारिका का जो आइरिस का मुख्य कार्य क्या? कि प्यूपिल के साइज को ये एडजस्ट करता है, उसको नियंत्रित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 में। 8th क्वेश्चन कह रहे भाई, मनुष्य की आंख में प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन सा भाग कहता है? जो हमारी आंख है उसमें जो प्रकाश की मात्रा है, जो अभी हम बात कर रहे थे कि प्रकाश कम जाएगा कि ज्यादा जाएगा, कौन करे भाई? पुतली, प्यूपिल।
यही डिसाइडिंग पार्ट है कि भाई अंधेरे में जो मैं अभी बोल रहा था कि ज्यादा रोशनी चाहिए और धूप में जाएंगे तो कम रोशनी चाहिए, इमेज साफ बन जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9th क्वेश्चन कह रहा है प्रिज्म कोण किसे कहते हैं। तो भाई देखिए एक बात समझेंगे जरा प्रिज्म के लिए, छोटा सा, फिर मैं इसका आंसर पे आऊंगा। आंसर मैं अगेन रिपीट करूं तो छोटा सा ही आंसर होगा भाई। जब हमने एक रेक्टेंगुलर स्लैब लिया था, जब यहां पे ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री पे इसके अपवर्तक सतह बने हुए थे, ये अपवर्तक सतह और ये दोनों सतह एक दूसरे कैसे पैरेलल, ये वाली सतह और ये वाली सतह देखिए एक दूसरे कैसे समानांतर, तो एक लाइट बीम आती है, वो बेंड हो जाती है और वापस यहां से दूर भाग जाती है। यहां पे दोनों में नॉर्मल, ये अपवर्तन के नियम में आपने इस तरीके से देखा था भाई। लेकिन यही सब कुछ, यही कांच, यही सब कुछ, लेकिन अपवर्तनांक सतहों के बीच का जो कोण है वो पैरेलल ना रखते। यहां पे कैसा था, ये दोनों लाइनें पैरेलल थी, यहां पैरेलल ना रखते हुए यहां पर अगर एक कोण दे दिया तो हम ऐसा प्राप्त करते हैं कि एक लाइट बीम, अगर श्वेत लाइट बीम जा रही है तो वो बंट जाती है, ऊपर लाल होता है और नीचे वायलेट होती है, मतलब नीचे बैंगनी और ऊपर लाल के अलग अलग वर्णों में मतलब वर्ण विक्षेपण हो जाता है, किंतु यहां पर तो नहीं हो रहा था। तो इन सब का मुख्य कारण कौन है, ये ए, इसको ए से डिनोट करते हैं, इसी को कहते हैं प्रिज्म एंगल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं भाई, प्रिज्म एंगल। ठीक, तो चलिए देख लिया जाए। किसी प्रिज्म में दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। दो पार्श्व फलक मतलब क्या भाई, तो ये रहे दो पार्श्व फलक, ये वाली फलक और ये, इसको ए बी सी लिख लीजिए। ए बी एंड ये ए सी जो है, ए बी और ए सी के बीच का जो कोण बन रहा है इसी को कहते हैं हम क्या, प्रिज्म कोण। ठीक है, ये अलग अलग हो सकते हैं भाई। अभी इस वर्ष तक में आपको जो पढ़ना है उसका प्रिज्म कोण 60 डिग्री है। ठीक है, आगे आने वाले सालों में ऐसा भी हो सकता है 120 डिग्री का भी प्रिज्म कोण देखने को मिल सकता है भाई। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चीजें यूज की जाती है, बट अभी आपको ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी वो 60 डिग्री वाला ही चलेगा। आगे बढ़ते हैं। स्पेक्ट्रम में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक तथा किसका तरंग दैर्ध्य कम होता है। तो ये स्पेक्ट्रम होती क्या भाई, तो यही जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, ये रहा प्रिज्म। एक श्वेत प्रकाश जब जाता है तो अपने अलग अलग वर्णों में विभक्त हो जाता है। यहां पे सबसे ऊपर रेड और सबसे नीचे अगर हम बात करें तो यहां पे हो जाती है क्या, वायलेट। इसका अपने अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाने का जो मुख्य कारण था, वो मुख्य कारण यही था भाई, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है अलग अलग वर्णों का। वर्ण मतलब भाई रंग, मतलब लाल रंग की जो प्रकाश होगी उसका तरंग दैर्ध्य अलग है, जो बैंगनी रंग के प्रकाश होगी उसका तरंग दैर्ध्य अलग है। और ये जो V और R लिख रहे हैं तो भैया स्पेक्ट्रम सिर्फ इतना ही नहीं होता, ये क्या होता है, VIB GYOR। ये क्या है भाई, ये रेड सबसे ऊपर, दूसरे नंबर पे कौन है तो ऑरेंज, तीसरे नंबर पे कौन है भाई तो येलो, चौथे नंबर पे तो ग्रीन, ये हो जाएगा हमारा ब्लू, I से हो जाता है भाई इंडिगो एंड V से हो जाता है वायलेट। ठीक है, ये हो गया हमारा VIBGYOR। ऐसे उल्टे में याद रख लेता हूं विबग्योर। ठीक है ना, ये इसको कहते हैं हम स्पेक्ट्रम, ये है हमारा वर्णक्रम। इसमें तरंग दैर्ध्य के कम और ज्यादा होने की जब हम बात करते हैं तो जो लाल वर्ण का प्रकाश होता है इसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है और बैंगनी वाला जो होता है इसका कम होता है। जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक है वो कम बेंड होगा। इसका तरंग दैर्ध्य कैसा है भाई, इसके लैम्डा का मान ज्यादा है। तरंग दैर्ध्य को हम डिनोट करते हैं भाई लैम्डा से। ये लैम्डा का मान इसका ज्यादा है और इसके लैम्डा का मान कैसा हो जाएगा भाई, तो इसके लैम्डा का मान कम है। जिसका कम होगा वो ज्यादा चलेगा, मतलब ज्यादा डेविएट होगा, और जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा वो कम विचलित होगा, वो कम डेविएट होगा। इसीलिए लाल वर्ण हमेशा ऊपर और बैंगनी हमेशा नीचे आती। इस जगह से मैंने आपसे यहां पर एक सिंपल क्वेश्चन यहां पर रखा हुआ है। इस जगह से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एक ये तरंग दैर्ध्य के बेसिस पे बन सकता है, क्यों ये लाल ऊपर है और बैंगनी नीचे आ रहा है, ये क्वेश्चन यहां से बन जाता है भाई। ये विबग्योर के ऑर्डर पूछ लिए जाते हैं, ये भी पूछ लिया गया, जैसे यहाँ पे कम और ज्यादा पूछा गया है तो भाई किसी भी दो की बात कर ली जाएगी कि ग्रीन और ब्लू में बताइए, तो भाई ग्रीन और ब्लू की बात करेंगे तो इस ब्लू वाले का लैम्डा का मान कम होगा और ग्रीन वाले के तरंग दैर्ध्य का मान ज्यादा होगा।
ये अलग अलग रंग क्यों है? क्योंकि सबका तरंग दैर्ध्य अलग अलग है, इन सभी का तरंग दैर्ध्य अलग अलग है भाई, किसी का भी तरंग दैर्ध्य सेम है नहीं, ठीक है ना, इसीलिए अलग अलग रंग है। आगे बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं एक कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को दिखाने के लिए, कांच का क्या है भाई प्रिज्म, उसके द्वारा क्या दिखा रहे हैं? प्रकाश का अपवर्तन। एक किरण चित्र बनाइए, इस चित्र पर अंकित कीजिए क्या भाई? आपतित किरण, निर्गत किरण और विचलन को, ठीक है। मतलब यहां से हमारा लघुत्तरीय शुरू होता है और यहां पर कांच के प्रिज्म द्वारा ये सब कुछ दिखाना है। तो देखिए ये रहा हमारा एक कांच का प्रिज्म, जिसमें ये हो गया मेरा प्रिज्म एंगल, ठीक है। ए जो है ये मेरा क्या हो गया? प्रिज्म एंगल। अब जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं आपतित किरण, तो आपतित किरण मतलब इसके ऊपर एक किरण ये आ गई तो इसको हमने कह दिया भाई आपतित किरण। अच्छा, निर्गत किरण और विचलन कोण, तो देखिए आपतित किरण ये है तो यहां पे ड्रॉ हो जाएगा भाई क्या? एक अभिलंब। जिस जगह पे जाकर के ये आपतित होगी इस सतह पर, वहां पे क्या ड्रॉ होता है भाई? अभिलंब। और इसका गुण है कि अगर मान लीजिए इधर एयर है और ये हमारा ग्लास का बना हुआ है, तो भाई ये किधर से किधर जा रही है? तो ये जा रही है हमारी विरल से सघन की ओर, और विरल से सघन जाया जाता तो अभिलंब की ओर झुक जाते हैं। मतलब इसको चले तो ऐसा जाना चाहिए, ऐसे, लेकिन इधर ना जाकर के क्या हो गई भाई? तो ये ऐसा बेंड हो गई। अब जब दूसरे अपवर्तक फलक पे पड़ेगी, जैसे इसका नेमिंग कर देता हूं मैं ABC, तो जब AB पे पड़ा तो एक नॉर्मल ड्रॉ हुआ, ये क्या है भाई? ये हमारा अभिलंब है। ठीक इसी प्रकार से जब यहां पर जाएंगे दूसरे फलक पे तो यहां पर भी एक अभिलंब ड्रॉ होगा, तो यहां पर भी बना लेता हूं मैं एक। अब इसमें क्या होगा भाई? तो जब कभी भी ये किरण यहां से होकर के यहां गई, जाने के बाद ये अब जा रही है सघन से विरल में। कैसे कह दिया विरल? क्योंकि इधर में क्या है? एयर है, वायु है, तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो ये देखिए ये अभिलंब से दूर हट गई। यहां पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो भैया ये अभिलंब की ओर आई है और यहां से देखिए ये अभिलंब से दूर हट गई। तो इस संदर्भ में मैं इसको नेमिंग कर देता हूं, इसको कह देता हूं मैं P और इस बिंदु को मैं कह देता हूं Q, ठीक है, ये बिंदु Q है। तो इस जगह पे जो S बोल देता हूं और इधर एक नेमिंग कर देता हूं T। तो यहां पर कह रहे भाई आपतित किरण। आपतित किरण कौन है? जो इस पर आ रही है। कौन आ रही है भाई? SP। SP जो है ये आपतित किरण है। निर्गत किरण कौन है? तो देखिए ये आपतित, ये क्या कहलाएगी भाई? ये अपवर्तित है, और ये जो बाहर निकल रही है ये कहलाती है हमारी निर्गत किरण। जैसे कि ये जो आ रही है इसको हमने क्या नाम दिया था? ये आपतित किरण। अब इस जगह पे हम बात करें तो भाई ये हो गया निर्गत किरण का नाम क्या? QT। अब विचलन कोण की अगर हम बात करें तो विचलन कोण क्या होता है भाई? अगर मैं इसको यहीं पे पीछे की तरफ बढ़ाऊं, किसको? आपतित किरण को मैंने आगे की तरफ ले गया और जो निर्गत किरण है इसको पीछे ले गया, तो यहां पे जो कोण बनता है इसको कहते हैं विचलन कोण। ये जो डेल है ये विचलन कोण है। किसके द्वारा बना है भाई? तो आपतित किरण, ठीक है, किसके द्वारा? आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग तथा निर्गत किरण से, ये कैसे भाई? निर्गत किरण से ये निर्मित होता है। ठीक है, आई होप कि आपके इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 की तरफ। ये कह रहे हैं एक चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए कि हम किस प्रकार सूर्योदय को वास्तव में सूर्य के क्षितिज से ऊपर उगने से 2 मिनट पहले ही देख लेते हैं। एक्चुअल में ऐसा होता है कि एक्चुअल जब सूर्योदय होना होता है उसके थोड़ी देर पहले से ही हम सूर्य को देख पाते हैं। मतलब कुछ इस प्रकार कि यहां पर जो क्षितिज के नीचे ही अभी सूर्य है, लेकिन जब कभी कोई लाइट बीम हमारे वायुमंडल से होकर के गुजरती है तो वायुमंडल के द्वारा उसको कर दिया जाता है अपवर्तित, और वायुमंडलीय अपवर्तन के फलस्वरूप ही ये लाइट बीम बेंड होती हुई हमें दिखती है। देखिए कुछ इस प्रकार सूर्य की अभी पोजीशन ये है,
हमारी जो पृथ्वी है ये सपोज यहां पर, अब इस किरण को जो भी निकलेगी ये हमारी पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल क्षेत्र है, वायु के अलग अलग घनत्व के जो क्षेत्र हैं उनके जरिए गुजरना होता है। अब प्रकाश किरण यहां से तो निकली, प्रकाश की किरण यहां से निकली सीधी यहां तक तो पहुंची, पहुंचने के बाद ये लाइट बीम्स क्या होना शुरू हो जाती है भाई, तो ये लाइट बीम ऐसा बेंड होने लगती है। ये लाइट बीम्स क्या हो रही है, बेंड हो रही है। ये लाइट बीम्स क्या हो रही है, बेंड हो रही है। तो इनके बेंडिंग से मैं थोड़ा सा और ऊपर से एक डायग्राम लेकर के आता हूं। ये लाइट बीम्स यहां पहुंची, ये लाइट बीम्स बेंड हो रही है, बेंड हो रही है, बेंड हो रही है, और ये यहां पे जो व्यूअर है वहां तक पहुंच गए, मतलब पृथ्वी पर पहुंच गई। तो क्या इस व्यूअर को ये बेंडिंग ऑफ लाइट समझ में आएगी? तो आप कहेंगे नहीं, इसको तो आखिरी जो लाइन जहां से आ रही है वो दिखाई पड़ेगा और उसको सूर्य की स्थिति ये दिखाई देगी। जबकि सूर्य अभी हमारे क्षितिज से, मतलब हम अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें अपने पास से कि भाई यहां पे अगर सूर्य आ जाएगा तो हमको दिखना प्रारंभ हो जाएगा। इससे अभी सूर्य की स्थिति देखिए किधर है, नीचे है। लेकिन वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये सूर्य हमको कहां दिख रहा है, ये आभासी रूप से। ये जो यहां पे सूर्य की जो स्थिति है ये कैसी स्थिति है भाई, ये इसकी आभासी स्थिति है, ये वास्तविक स्थिति नहीं है। वास्तव में तो सूर्य यहां पर है, वास्तविक स्थिति सूर्य की ये है, ये ऊपर जो दिख रहा है ये आभासी स्थिति है, ठीक है ना। मतलब सूर्य जो है ये अपने क्षितिज से नीचे रहते हुए भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमको दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। इसी चीज को कह रहे हैं कि किस कारण से ऐसा होता है, उसका एक चित्र बनाइए। तो ये रहा वो डायग्राम, यहां पे देखिए ये डायग्राम, जिसके अकॉर्डिंगली आपको यहां पे समझ में आ पा रहा होगा कि भाई यहां पे एक लाइट बीम यहां से जो निकल के गई ये ऐसी बेंड होकर के गई। अब ये ऐसी जाकर के बेंड तो हो रही है, तो इसको बेंडिंग ऑफ लाइट ही दिखाई देती है भाई। मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट इसको नहीं दिखलाई पड़ेगी, तो इसको कैसा दिखाई देता है कि ये यहां से होकर के आ रहा। तो इस सूर्य की एक्चुअल स्थिति यहां पर दिखाई नहीं देते हुए भी हमको सूर्योदय जैसा प्रतीत होना शुरू हो जाता है। यह है इसका आंसर कि भाई जब सूर्य क्षितिज से थोड़ा नीचे होता है तब सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत कम सघन वायुमंडल से अधिक सघन वायुमंडल की ओर आती हैं। शुरू में यहां पर कम सघन है और जैसे जैसे पृथ्वी की तरफ बढ़ते हैं वो ज्यादा सघन होती है, क्योंकि पृथ्वी का तापमान जो होता है उस समय कैसा होता है भाई, कम। सूर्योदय के समय की बात करें, सूर्योदय के टाइम पे आपको पता है कि पृथ्वी का वो तल जहां सूर्योदय होना है वहां पर उसका टेम्परेचर हमेशा लो होगा। मतलब जो वायुमंडल के गैस कण होंगे वो सभी एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, मतलब सघन होते जाएंगे, जिसके कारण वायुमंडलीय अपवर्तन होता है तथा सूर्य ऊपर की तरफ उठा हुआ प्रतीत होता है। इसके कारण वायुमंडलीय अपवर्तन, ये वायुमंडलीय अपवर्तन हो रहा है और सूर्य उठा हुआ प्रतीत हो रहा है। इस तरह सूर्योदय के 2 मिनट पहले से ही हमें सूर्य दिखलाई देने लग जाता है। ठीक है भाई, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो 13th क्वेश्चन में कह रहे हैं किसी कांच के प्रिज्म से श्वेत के पतले किरण पुंज के गुजरने पर उसके विक्षेपण को दर्शाने के लिए निम्नांकित किरण आरेख खींचिए। तो ये सिंपल है भाई, ये कैसा बनता है, एक प्रिज्म है, यहां से ये श्वेत प्रकाश पुंज आ रही है जो कि यहां पर अपवर्तक सतह से, पहले अपवर्तक सतह से पास होने के बाद क्या हो जाता है, तो अपने अलग अलग रंगों में स्प्लिट हो जाता है। क्या होता है भाई, तो ये अगर मान लीजिए यहां से कि BC एक पर्दा है, ये B और C क्या है, एक पर्दा, तो इस पर्दे पर एक हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है और उस स्पेक्ट्रम की जो अरेंजमेंट है, मतलब कलर कॉम्बिनेशन है, वो क्या होता है भाई, तो ये होता है VIBGYOR, विबग्योर। क्या होता है भाई, ये है हमारा क्या, रेड। अगला जो कलर आता है वो आता है हमारे पास ऑरेंज। उसके आगे जो आता है भाई ये आता है हमारे पास येलो। फिर हमको दिखाई पड़ता है ग्रीन, फिर हमको दिखलाई पड़ता है ब्लू, फिर हमें मिलता है इंडिगो एंड लास्ट में हमको मिल जाता है वॉयलेट। अगर मैं और इस पे बात करूं तो ये जितने भी कलर्स आपको दिख रहे हैं ये कुछ प्रकार ऐसे हैं। मतलब ये हमारा कलर जो होता है ये होता है हमारे पास बैंगनी, ये जो है हमारे पास ये होती है हमारी जामुनी, ये हमारे पास है ब्लू मतलब नीला, ये हमारे पास हरा, ये हमारे पास येलो है ना मतलब पीला, ऑरेंज मतलब नारंगी,
एंड सभी को पता है भाई रेड मतलब क्या, लाल। ये रंग हमको देखने को मिलते हैं। और इसको याद कैसे रखा जाता है भाई, तो इस सभी का एक शॉर्ट फॉर्म था हमारे पास, बैजा, सबका फर्स्ट लेटर बैजानी ह पिनाला, क्या हो जाएगा, बैजानी ह पिनाला। जैसे इसका शॉर्ट फॉर्म था ना विबग्योर, वैसे ये बैजानी ह पिनाला, मतलब बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, कहां से कहां तक, ये वायलेट से लेकर के रेड तक पूरे। अच्छा, इनके अलग अलग स्प्लिट अप होने की क्या मतलब, ये घटनाक्रम क्यों होती है, अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते तो हम यहां पर बतलाते कि यहां पर जो है इन सभी का तरंग दैर्ध्य अलग अलग होता है। ये जितने भी कण, जितने भी चल रही है प्रकाश पुंज, ये सभी एक तरंगों के माध्यम से चलेंगे और उन तरंगों का जो तरंग दैर्ध्य होता है उनके अनुसार जब ये कांच में से मतलब प्रिज्म के अंदर से पास होते हैं तो इनकी जो वेलोसिटी है, जो इनका वेग है, वो अलग अलग हो जाता है। अलग अलग वेलोसिटी होने के कारण, क्योंकि तरंग दैर्ध्य अलग है, वेलोसिटी अलग होगी, इसके कारण ये अपने अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाते हैं। जबकि यहां पर जो श्वेत पुंज आ रहा था, श्वेत प्रकाश पुंज आ रहा था, ये इन्हीं सातों रंगों का कॉम्बिनेशन था। ये 7 के 7 रंग जब एक साथ चलेंगे, एक समान वेलोसिटी से चलेंगे, तो जब एक समान वेलोसिटी से चलेंगे तब ये श्वेत प्रकाश पुंज होगा। और जब ये असमान वेलोसिटी से चलने लगेंगे, वेरिएट हो जाएंगे, कब होंगे, जब आप एक दूसरे माध्यम से पास कीजिए। दूसरा माध्यम कौन है, प्रिज्म। अगर यहां से पास किया तो ये वेरिएट हो गए इनकी वेलोसिटीज, इनका तरंग दैर्ध्य के कारण, जिसके कारण ये हमको अलग अलग रंग के प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नामांकन चित्र था, ये हमारा स्पेक्ट्रम था। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14th क्वेश्चन में कह रहे हैं, आकाश में एक तारा अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर ऊंचाई पर प्रतीत होता है। देखिए, आकाश में जो तारा है, जैसे अभी हमने सूर्य की बात करी थी, उसी तरीके से आकाश में जो तारा है उसकी भी एक्चुअल स्थिति हमें नहीं दिखाई पड़ती। नामांकित तारे की सहायता से इसकी व्याख्या कीजिए। तो देखिए, यहां पर हमारा व्यूअर है, प्रेक्षक है, और ये है हमारा तारा जिसकी एक्चुअल स्टेटस तो ये है, मतलब वास्तव में ये तारा यहां पर है, लेकिन यहां से जो प्रकाश की किरण निकलेगी वो प्रकाश किरण क्या होती जाएगी, जैसे जैसे आएगी ये बेंड होगी। अब बेंड होने के कारण हमको तो प्रतीत नहीं होता ये बेंडिंग, तो हमको ये सीधे यहां से प्रतीत होगा कि ये लाइट बीम यहां से आ रही है। मतलब ये कौन सी स्थिति हो गई, उसकी आभासी स्थिति हो गई। यहां पर भी ये काम जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे ही नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, अपवर्तनांक का जो मान है वो बढ़ता चला जा रहा है। अपवर्तनांक का मान नीचे की तरफ जाते समय क्या होता है, बढ़ेगा। कहां से भाई, तो ये जो वायुमंडल के हमारे गैस हैं वो उनकी अलग अलग लेयर्स पे अलग अलग अपवर्तनांक होता है। ऊपर की तरफ अपवर्तनांक कम, नीचे की तरफ अपवर्तनांक ज्यादा होता है। मतलब पृथ्वी के तल की तरफ बढ़ेंगे रात के समय में तो अपवर्तनांक ज्यादा होता जाएगा, जिसके कारण ये बेंडिंग भी ज्यादा देखने को मिलेगी और उसके कारण मुझे इसकी एक्चुअल स्थिति का पता नहीं चल पाता। इस कारण से हम कहते हैं कि वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। आइए जरा हम आंसर की बात करें तो देखिए, पृथ्वी की सतह से अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल विरल होते हैं। और रात के समय है भाई, ऊपर की तरफ कैसा होता गया, विरल होता गया, परंतु पृथ्वी की सतह पर अपेक्षाकृत सघन होता है। अब सतह की तरफ जब आएंगे तो कैसा होगा, घना होता जाएगा। लेकिन दिन के समय में अगर हम बात करते हैं तो हम इस प्रकार से बात करते हैं कि दिन के समय में जब हम मिराज की बात करते हैं, हम मृगमरीचिका की बात करते हैं, तब हमने देखा है कि जब पृथ्वी तल की तरफ आते हैं तो वहां पर विरल होता जाता है। कारण क्या होता है, जो हमारी तल है, पृथ्वी का जो तल है, भूमंडल, वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है सूर्य की रोशनी के कारण। तो उससे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे भाई। रात का समय है, रात का समय होने के कारण क्या, हमारी पृथ्वी का धरातल गर्म नहीं है, ठंडा है, टेम्परेचर कम है, तो सघन होगा। ठीक है, गैसेस क्या हो जाएंगी, सघन। जैसे दिन के समय हम कह रहे हैं कि भैया टेम्परेचर आने का विरल हो रही है, वैसे ही रात के समय ठंडा हो जाएगा। और तारे की बात करें मतलब रात का ही समय है, तो मतलब अपेक्षाकृत ऊपर से नीचे क्या जो वायुमंडल है वो सघन हो जाएगा। इसलिए जब तारों से प्रकाश की किरणें आती हैं, ठीक है, तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब सघन होगा तो देखिए ना, ये जितना भी अभिलंब की ओर झुकती जा रही है, कहीं पर भी आप कीजिए, देखिए अभिलंब की तरफ झुक रही, तो ये अभिलंब की तरफ जब झुकने शुरू हो गई, ठीक है, तब अतः तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा ऊपर प्रतीत होता है। अभी अभिलंब की तरफ झुक रहे तो कहां दिखेगा, ऊपर की तरफ। आप ऐसा समझ लीजिए। एक और हम बनाते हैं इसके लिए, एक लाइट बीम आ रही है जो यहां से झुक गई अभिलंब की तरफ, और इधर आई और झुक गई अभिलंब की तरफ, और आगे बढ़े और झुक गई अभिलंब की तरफ।
अब यहां पे अगर प्रेक्षक हो तो इसको क्या दिखाई पड़ेगा भाई, तो इसको तो यहां से जो ये आखिरी बेंडिंग हुई थी इसके अकॉर्डिंगली यहां दिखाई पड़ेगा। अब तारे की स्थिति ये थी और दिखाई ये पड़ रही है, क्यों? क्योंकि हम चल रहे हैं, ऊपर का जो माध्यम है वो है विरल और धरातल की तरफ जैसे जैसे बढ़ रहे हैं होती जा रही है सघन, सघन हो रही है, हम अभिलंब की ओर झुक रहे हैं। ये दिख रहा है यहाँ पे बढ़ता हुआ अपवर्तनांक है, मतलब नीचे की तरफ जो आ रहे हैं हम, यह सघन माध्यम में आ रहे हैं। ऊपर की जब हम बात करते हैं तो यह विरल है। तो ये ऐसा बेंडिंग क्या हमारे वायुमंडल से ऊपर भी हो रहा है? तो बिल्कुल नहीं। अगर ये इन तारों को देखना है, अगर हम अपने वायुमंडल से बाहर चले जाएं तो ऐसा कुछ नहीं होगा, उसकी आभासी स्थिति नहीं दिखाई पड़ेगी। ठीक है, ये आभासी स्थिति दिखलाई पड़ने का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी के ऊपर पाया जाने वाला वायुमंडल, उन्हीं गैसों द्वारा अपवर्तन किया जा रहा है, तभी हमें इस तरीके से दिखलाई पड़ रही है, अदरवाइज ऐसी कोई समस्या नहीं होती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं निकट दृष्टि दोष कौन सा नेत्र दोष है? ठीक है, निकट दृष्टि दोष किस तरीके का मतलब नेत्र दोष है भाई? स्पष्ट चित्र बनाकर समझाइए कि उचित लेंस का प्रयोग करके कैसे इस दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है। देखिए, निकट दृष्टि दोष की जब हम बात करते हैं तब हमने ये चीज डिस्कस किया है अभी इसी पेपर में, इसी पेपर के सॉल्यूशन में हमने डिस्कस किया है कि जो दृष्टि दोष होगा वहां की वस्तु साफ साफ दिखलाई पड़ती है। ये एक शॉर्ट तरीका है याद रख लेने का, क्योंकि हमारा एनालाइजेशन अलग होता है। हम ऐसा सोचते हैं निकट दृष्टि दोष मतलब निकट का नहीं दिखेगा, ना भैया, निकट का दिखेगा। वो निकट दृष्टि दोष इसलिए है क्योंकि जो इमेज बनती है वो इमेज इस अभिनेत्र लेंस के निकट बन जाती है, इसलिए इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई निकट रखी वस्तु नहीं दिख रही इसलिए निकट दृष्टि दोष है। ठीक है ना? तो मतलब निकट दृष्टि दोष को समझने के लिए एक बात समझ में आती है कि निकट की तो साफ साफ दिखलाई पड़ेगी, दूर की वस्तु साफ साफ हमें दिखाई नहीं देगी। और दूर दृष्टि दोष में ठीक इसका विपरीत, दूर का जो है उसमें साफ साफ दिखाई पड़ेगा, नजदीक का नहीं दिखेगा, क्योंकि नजदीक के वस्तु के लिए जो प्रतिबिंब बनता है वो अभिनेत्र लेंस से बहुत दूर बन जाता है। जैसे कि यहां पर दूर की आ रही किरणों के लिए, दूर रखे वस्तु के लिए जो अभिनेत्र लेंस के पास में ही प्रतिबिंब बन गया, इसीलिए इसको निकट दृष्टि दोष कह रहे हैं। इसीलिए दूर रखी वस्तु नहीं दिखाई पड़ रही और पास रखी वस्तु दिखाई पड़ रही है। तो देखिए जरा इसको हम समझते हैं सबसे पहले, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं और आगे क्या होता है जब हमारी जो नेत्र लेंस है इसका पावर बढ़ जाए, इसकी शक्ति क्या होगी? बढ़ गई। कब शक्ति बढ़ेगी? ये लेंस मोटा हो जाए। ठीक है, लेंस मोटा हो गया, इसकी शक्ति बढ़ गई है। अब एक बात समझेंगे, ये लेंस बड़ा पावरफुल है भाई, और जो विकिरणें आ रही हैं वो आ रही हैं बड़ी दूर से। ये विकिरणें कहां से आ रही है? बड़ी दूर से आ रही है। और लेंस कैसा है? पावरफुल है। तो एक बात बताइए, इस लेंस का मुख्य रूप से क्या काम था? जो लोग आएंगे उन सबको सप्रेस करना, जो भी आ रहे हैं उनको एक जगह पे एकत्रित करना। अब लेंस हुआ बड़ा मजबूत और ये लोग ये जो थे, ये जो दो किरणें आ रही है बड़ी दूर से आ रही हैं, तो आप तो ऐसा समझिए ना कि ये कुछ लोग हैं जो बड़ी दूर से चल के आ रहे हैं और यहां पे कुछ लोग हैं जो उनको एकत्रित करने का काम कर रहे हैं। तो एक बात समझेंगे, ये दूर से आने वाली किरणें तो थकी हारी आ रही हैं। थकी हारी मतलब क्या? इनकी एनर्जी वैसे ही कम हो रखी है और ये ज्यादा पावरफुल हो गया। इसकी पावर कैसी हो गई? ज्यादा। ये जो विकिरण आ रही है ये कैसी पावर क्या रही है? लेस पावर क्या रही। तो क्या करेगा भाई? इनको पहुंचने ही नहीं देगा रेटिना पे, उसके पहले ही इनको सप्रेस कर देगा। ठीक है, इनको रेटिना पे नहीं पहुंचने देगा, उसके पहले ही क्या करेगा? एक जगह पे मर्ज करा देगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं हम क्या? इसको कहते हैं हम निकट दृष्टि दोष। ये देखिए, ये फोकस पॉइंट छोटा है। कब के लिए? जब दूर रखी है वस्तु। और जब पास रखी वस्तु होगी तो क्या होगा इसी चीज में भाई? तो मैं अगर इसी में एक अलग कलर से मैं इसके मार्किंग्स करूं तो आप समझेंगे कि अगर पास रखी हुई वस्तु है, यहीं से शुरू हुई तो ये चली यहां तक पहुंची। अब क्या हुआ? ये भी पावरफुल है और ये लेंस भी पावरफुल है। अब दोनों पावरफुल हैं तो भैया जब दो लोग दोनों पावरफुल होते हैं, दो ऐसी टीमें हैं जो दोनों के दोनों पावरफुल है, तो वही चीज हो पाता है जो सत्य हो, जो सही हो। सही क्या है? तो भाई इस नेत्र को, मतलब इन किरणों को चाहिए था कि हम जाकर के रेटिना पर मिल जाए, और इस लेंस के द्वारा भी यह काम किया जाना था कि भाई इसको क्या करें? इसको एक जगह पे एडजस्ट कर दें, मतलब एक ही पॉइंट पे ले आकर के मिला दें।
तो जब इस प्रकार की चीजें होती हैं कि जब दोनों ही मजबूत हो गए, दोनों ही प्रबल हो गए, तो दोनों के प्रबल होने के कारण ये जो इमेज बनती है वो रेटिना पे बनती है। मतलब जो वस्तु पास में रखी गई है उसकी इमेज हमेशा ही रेटिना पर बन जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए इसको कहते हैं हम निकट दृष्टि दोष, जहां पर दूर रखी वस्तु का इमेज नहीं बनता, मतलब दूर रखी वस्तु का इमेज पहले ही बन जाता है, रेटिना पर नहीं बनता। आइए तो जरा समझे हम इसको डायग्राम से। तो देखिए, ये अगर निकट में है कोई वस्तु तो इसकी इमेज जरा देखिए, तो भाई इसकी इमेज जाकर के रेटिना पे फॉर्म होगी। लेकिन जैसे ही दूर रखे, ये डॉट डॉट बनाया, इसका मतलब क्या, वस्तु बहुत दूर है, दूर रखी गई अगर वस्तु आ रही है तो दूर रखी वस्तु क्या होती है भाई, ये पहले ही यहां पे इंटरसेक्ट करे। कैसे रेक्टिफाई करें, तो आपको ये ध्यान में रखना होता है कि यहां रेटिना से ये एफ दूरी पे पहले ही ये कट हो गई है। तो क्यों ना ऐसा काम करूं मैं, अगर आप जो हमने अभी इमेज बनाई थी उसके अकॉर्डिंगली बात करूं, तो भाई देखिए, ये मुझे पहले ही जो कट करके मिल रही है मैं उसको सिर्फ और सिर्फ हटाता हूं और हम बात करते हैं थोड़ी सी। देखिए मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूं, हमारा जो पास में था सिर्फ और सिर्फ हम उसके लिए बात करेंगे। अब एक बात समझिए, यहां पर ये इतनी जो फोकस दूरी है, इतना ये पीछे रह गया, इतना और इसको, मतलब इसकी लेस पावर हो रही थी ना, इसकी पावर में इतना और ऐड ऑन कर दिया जाए, मतलब इतनी फोकस दूरी और बढ़ानी है, मतलब इतना और पावर इसको दे दिया जाए, कितने के बराबर, इस एफ के बराबर, तो इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि ये जाकर के वहां पे हिट कर जाए। तो क्या करें भाई, इसको हमको बढ़ाना, इसका पावर, तो P इक्वल्स टू होता है 1/f। इसका पावर कितना होगा उस लेंस का, वो ये जो कम रह गई इसके बराबर होगा। कौन सा लेंस लगाएं, उत्तल की अवतल, तो आपको ज्ञात होगा कि हम इसके केस में लगा दें अगर अवतल, तो अवतल द्वारा क्या किया जाता है, इसके पावर को बढ़ा दिया जाता है। अगर उत्तल होता तो वो तो और कंप्रेस कर देता, पहले ही और कटवा देता, वो तो यहां भी नहीं पहुंचने देता और पहले ही कट जाती। तो हमने पहले ही इसकी फोकस के लिए, मतलब इसको क्या किया, इसको ज्यादा पावरफुल कर दिया। तो ज्यादा पावरफुल किया, ये जाके इमेज बिल्कुल जाके रेटिना पर फॉर्म होगी। इस लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी भाई, इस लेंस की फोकस दूरी होगी ये जो जितना वो कम रह गया था वो, ठीक है ना, जितना पहले ही कट जा रहा था उतनी ही फोकस दूरी का एक अवतल लेंस अगर हम प्रयोग में लाते हैं तो इसको हम करेक्ट कर लेंगे, इजीली हम देख पाएंगे। ठीक है, तो ये रहा उसका करेक्शन, एक करेक्टिव लेंस लगाया और हमने इसको, इसकी इमेज को है रेटिना पे फॉर्म करा लिया। आइए एक बार आंसर रीड करें। तो आंसर में भाई, जब कोई व्यक्ति निकट या पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है, पास में साफ, दूर वाले को नहीं देख पाता है, तब उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ऐसे ही नेत्र दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं भाई। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर नेत्र के पास में आ जाता है। मतलब ये दूर बिंदु, जैसे मान लीजिए एक स्वस्थ आंख होती तो बिना स्पेक्स के भी दूर की वस्तु दिख रही है, तो मतलब उसका दूर बिंदु कहां है, अनंत तक, यानी वो अनंत तक ही चीजों को साफ साफ देख सकता है। तो मतलब अगर उसमें दोष आ गया तो उसकी दूर बिंदु किधर आ जाती है, निकट आ जाती है, इसीलिए निकट दृष्टि दोष कहते हैं। जिसके कारण दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल मतलब रेटिना पर न बनकर इसके सामने बनता है। ये रेटिना पे ना बनते हुए इसके पहले ही बन गया। इस दोष संशोधन को उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस यानी अपसारी लेंस के उपयोग से किया जाता है। उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस वस्तु के प्रतिबिंब को पुनः दृष्टि पटल मतलब रेटिना पर ले आता है तथा इस तरह दोष का संशोधन हो जाता है। इसने क्या किया, ये जो रेटिना पर नहीं बन पा रही थी इमेज, इसको ले जाकर के रेटिना पर फॉर्म करा दिया। अगर ये रेटिना पर जाकर के इमेज बननी शुरू हो गई तो मतलब हमारा जो दृष्टि दोष था वो रेक्टिफाई हो गया, करेक्ट हो गया, अब दिख पा रहा है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं। 16 में कह रहे कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त, हाँ सूर्योदय या फिर सूर्यास्त तथा दोपहर के समय सूर्य के वर्ण में अंतर होने का कारण लिखिए, मतलब इसको उल्लेख कीजिए भाई, प्रत्येक की व्याख्या करिए। एक बात समझ में आती है, जब सूर्योदय हो रहा होता है, ठीक है, या फिर सूर्यास्त हो रहा होता है, तब के समय पे सूर्य जो दिखता है हमको वो लाल प्रतीत होता है। जबकि जब हम दोपहर की बात करते हैं तो दोपहर के समय में सूर्य का जो रंग है वो हमको श्वेत प्रतीत होता है। ऐसा क्या कारण है?
तो इसका प्रमुख कारण तो यह है, देखिए कि जब कभी सूर्य क्षितिज के नजदीक होता है, मतलब सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय ये क्षितिज के नजदीक होगा, तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब ये सूर्य क्षितिज के नजदीक है, तब के समय में हमें देखने को मिलता है कि यहां से जो भी लाइट बीम चल के आ रही है, ये लाइट बीम ज्यादातर लाल रंग के, जो है ना, एक मोटे से वायुमंडल के तहत चल के आना है उसको, तो लाल रंग के जितने भी प्रकाश हैं उनको प्रकीर्णित कर दिया जाता है। जितने भी लाल रंग के कण होंगे वो सब प्रकीर्णित हो जाएंगे, जबकि उन्हीं वायुमंडल के कणों द्वारा जब सूर्य कहां आ जाए भाई, बिल्कुल ऊपर आ जाए, दोपहर का समय हो, तब उसको कम मतलब पतली जगह से चलनी होती है, यानी लेयर गैस की जो है वो पतली हो जाती है। उस समय क्या होता है कि भाई जो प्रकीर्णन है वो न्यूनतम होने लगता है। अब अगर न्यूनतम प्रकीर्णन होगा तो हमें श्वेत प्रकाश दिखलाई पड़ेगा, और लाल रंग का जब प्रकीर्णन होगा तो लाल दिखाई पड़ेगा। अगर यही नीले रंग का प्रकीर्णन होता है तो नीला दिखाई पड़ता है। मतलब दोपहर के समय में जहां पे सूर्य है वो तो सूर्य तो श्वेत प्रतीत हो रहा है, लेकिन बाकी आसमान हमको नीला दिखाई पड़ता है। तो बाकी आसमान के नीला दिखाई देने का कारण क्या है? तो आसमान में बाकी के जो कण हैं वो उसी सूर्य की रोशनी का नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन सूर्य स्पेसिफिकली बात करें तो श्वेत इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इसके द्वारा जो आ रही प्रकाश किरणें हैं उनमें से श्वेत मतलब न्यूनतम प्रकीर्णन किया जाता है। न्यूनतम प्रकीर्णन का मतलब हो जाता है श्वेत, और यहां से जब सुबह और शाम के समय करेंगे तो लाल का प्रकीर्णन ज्यादा होता है, इसलिए ये लाल रंग का प्रतीत होता है। देखिए, जब सूर्य सिर से ठीक ऊपर हो तो सूर्य से आने वाला प्रकाश को अपेक्षाकृत कम दूरी चलना पड़ता है। जब यहां पर है तो यहां से कम दूरी चलना है, यहां से ज्यादा दूरी चलना है, इसलिए दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है, क्योंकि नीले तथा बैंगनी वर्ण बहुत कम भाग ही प्रकीर्णित हो पाता है। जो नीला और बैंगनी है वो बहुत कम भाग प्रकीर्णित हो पा रहा है, परंतु सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। जैसा कि मैंने कहा, दोपहर के समय में न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, न्यूनतम प्रकीर्णन होता है तो श्वेत दिखाई पड़ेगा, और सुबह और शाम के समय में लाल रंग का दिखता है, क्योंकि क्षितिज के समीप नीले एवं कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश अधिकांश भाग कणों द्वारा प्रकीर्णित हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश वायुमंडल की मोटी परत से गुजरता हुआ हमारी नेत्रों तक पहुंचता है। इसके कारण वहां पर लाल रंग का प्रकीर्णन ज्यादा देखने को मिलता है। भाई नीले का कम दिख रहा मतलब लाल रंग का प्रकीर्णन ज्यादा देखने को मिलता है, और लाल रंग का प्रकीर्णन ज्यादा मिलेगा तो लाल रंग का दिखेगा। जिस कलर का प्रकीर्णन ज्यादा होगा उस कलर का वो दिखेगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 17th में कह रहे हैं दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है। जैसे हमने देखा था निकट दृष्टि दोष, वैसे ही है दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है। दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होने के दो कारण लिखिए और किरण आरेख द्वारा दर्शाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र लेंस के प्रयोग द्वारा दीर्घ दृष्टि दोष का संशोधन। मतलब पहले तो इसके बारे में समझाना है, किरण आरेख खींच करके उन दोषों को और उनके निवारण का डिस्कस करना है। तो चलिए सबसे फर्स्ट हम इसको समझते हैं कि दोष होता क्या है, देन आफ्टर आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट तो हम अगर बनाएं, ये हमारी हो जाती है आई लेंस, और अगर यहां पर कोई भी पास से आ रही हो, पास से अगर कोई भी आ रही हो किरण, तो क्या होगा कि पास से आ रही किरणों को ये जो हमारा अभिनेत्र लेंस है ये बहुत ज्यादा जल्दी मर्ज नहीं कर पाएगा। ऐसा होने का मुख्य कारण क्या होता है भाई? तो इसका होने का एक कारण यह है कि अगर ये हमारी जो अभिनेत्र लेंस है, ये अभिनेत्र लेंस अगर पतला हो जाए, अगर अभिनेत्र लेंस पतला हो जाएगा तो इस कंडीशन में इसकी जो फोकस दूरी है ये फोकस दूरी बढ़ जाएगी। अब चूंकि फोकस दूरी बढ़ गई तो ये बननी चाहिए जो इमेज यहां रेटिना पर, उसके भी पीछे जाने लगी, इसलिए इसको हम कहते हैं क्या? दीर्घ दृष्टि दोष। यहां पे जो फोकस दूरी है ये दूर हो गई है, इसीलिए इसको दीर्घ दृष्टि दोष कह रहे हैं। अब क्या हुआ भाई, अगर इस तरीके से हो गया कि ये फोकस पॉइंट पीछे चला गया है, तो हमें इसको अगर रेक्टिफाई करना है, मतलब इसको अगर करेक्ट करना है, तो इसके करेक्शन के लिए अगर मैं देखूंगा तो इसके करेक्शन के लिए हम यूज कर लेंगे एक उत्तल लेंस को। अब उत्तल लेंस का क्या काम है भाई? तो हमारा उत्तल लेंस जो होता है ये जितना पीछे ये गई है रेटिना के, उतने ही फोकस दूरी का मैंने एक लगाया हुआ है यहां पर उत्तल लेंस।
अब इस उत्तल लेंस द्वारा सिंपली यही काम किया जाएगा कि जो भी विकिरण आएगी उसको इतने पहले ही इसने मर्ज कर दिया। अब बचा हुआ मर्जिंग का काम कौन करेगा? तो हमारी अभिनेत्र लेंस। अब अभिनेत्र लेंस ने मर्जिंग किया और जाकर के रेटिना पर इमेज बन गई। इस केस में भी अगर अपन बात करें, यहां पे मैंने लगा दिया अगर एक उत्तल लेंस, तो इसने क्या किया भाई, ये लाइट बीम को थोड़ा थोड़ा सा मर्ज करा दिया। वो थोड़ा थोड़ा कितना होगा? इस फोकस के बराबर। तो ये आकर के रेटिना पर इमेज फ्रेम होने लगी। सिंपल सी बात फिर से भाई कि अगर यहां पर अभिनेत्र लेंस हमारी पतली हो चुकी है, पतली अभिनेत्र लेंस का मतलब क्या हुआ? तो भाई वो उसको जल्दी फोकसित नहीं कर पाएगी। अब इसका जो क्षमता है, ये जो हमारी अभिनेत्र लेंस है, इसकी जो क्षमता है, ये क्षमता कम हो गई है, लेस है। और यहां पे जो हमने उत्तल लेंस लगाया, तो इस उत्तल लेंस के द्वारा जो हमारे पास ये विकिरण आ रही है, मतलब प्रकाश की किरण आ रही है, ये प्रकाश किरण के पास ज्यादा पावर है, मतलब ऐसा कह सकते हैं इसके पास ज्यादा एनर्जी है। अब ज्यादा एनर्जी है, उत्तल लेंस ने इसको क्या किया, इसकी एनर्जी को कम कर दिया, और हमारी जो अभिनेत्र लेंस है उसके पास भी कम एनर्जी है, तो ये इजीली जाकर के रेटिना पर इमेज फ्रेम हो जाएगी। जबकि इसी केस में अगर हम बात करें इसी अभिनेत्र लेंस के लिए, तो अगर कोई वस्तु दूर रखी हो तो इसको आने दीजिए। अब ये प्रकाश की किरण भी कमजोर, ये हमारा लेंस भी कमजोर, दोनों ही कमजोर है, तो भैया कुछ नहीं होगा, ये जाकर के रेटिना पे कट कर जाएगी। दिक्कत तभी होनी है जब ऐसा हो जाए कि एक कमजोर हो जाए और एक स्ट्रांग हो जाए। जैसे हमने निकट दृष्टि दोष में देखा था कि लेंस स्ट्रांग था और किरणें कमजोर हो रही थी, तो पहले ही कट जा रही थी, ठीक है। और जैसे ही हमने देखा कि किरणें भी मजबूत हुई, मतलब पास से आ रही किरणें मजबूत है, लेंस भी मजबूत है, तो भैया रेटिना पर ही इमेज फ्रेम हुई। जैसे ही यहां पर भी देखेंगे तो भाई ये जो लाइट बीम चल करके आ रही है, ये पैरेलल लाइट बीम्स बाय इनफाइनाइट से आ रही होगी, मतलब दूर से आ रही है, तो ये विकिरण जो है ये कमजोर तो हो ही जाएगी। ये किरणें कमजोर है, लेंस भी कमजोर है, तो इमेज जाकर के इजीली हमारे रेटिना पर ही फ्रेम होगा। तो आइए जरा हम इसको एक बार देखते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष, जिसको हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, ये ऐसा होता है कि दीर्घ दृष्टि दोष में कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को, जो वस्तु कहां रखी है, दूर रखी है, उसको स्पष्ट तो देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। यही तो कह रहे हैं, अगर दूर दृष्टि दोष है तो दूर का साफ दिखेगा, और निकट दृष्टि दोष है तो निकट का साफ दिखेगा। तो यहां पर क्या है भाई, दूर दृष्टि दोष है, मतलब दूर की चीजें साफ साफ दिख रही है, लेकिन निकट का इसको साफ साफ नहीं दिख रहा। ऐसे व्यक्तियों को निकट बिंदु का सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर ना होकर दूर हट जाता है। जनरली जो हमारा निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर है, और जो हमारा दूर बिंदु है वो हमारी अनंत होती है। ये दोनों ही वैल्यूज एक स्वस्थ नेत्र के लिए है, किंतु यहां पर ये डिफेक्टेड है। अगर डिफेक्टेड आई है, इसका मतलब यह है कि जो उसके पास का जो 25 सेंटीमीटर पे ऐसा दिख जाना चाहिए वो दूर हट जाती है। ऐसे कंडीशंस में समटाइम्स ये एक एज के साथ में जनरली हो जाती है प्रॉब्लम, और उस समय आपने देखा होगा तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि यहां पे रख के ना पढ़ते हुए ऐसा रख के थोड़ा सा दूरी से पढ़ते हैं। अब ऐसा दूर रख के क्यों पढ़ते? क्योंकि उनका जो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पे होना चाहिए, जैसे हमारी स्वस्थ नेत्र होती तो ये 25 सेंटीमीटर पे होता, वो ऐसा दूर हट चुका है, तो वो कागज के टुकड़ों को ऐसा दूर कर देते हैं, जिसके कारण वो देख पाते हैं, पढ़ पाते हैं, ठीक है ना। तो मतलब उसका जो निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर से दूर हट गया है। इसमें प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर ना बनकर दृष्टि पटल के पीछे बन रहा, अभी हमने बनाया था रेटिना के पीछे बन रही थी इमेज। ऐसे व्यक्ति को स्पष्ट देखने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर से काफी अधिक दूरी पर रखना पड़ता है। और एक और चीज है, अगर छोटे छोटे लेटर्स हैं और उसको काफी दूर रख दिया तो वो तो दिखेंगे भी नहीं। भाई स्वस्थ नेत्र भी हो और बहुत छोटा लेटर और दूर रख देंगे तो थोड़ी दिख पाता। तो मतलब इसकी भी लिमिटेशन है। ऐसा नहीं है कि एक काम करे, चले ठीक है हमको दीर्घ दृष्टि दोष है तो 25 सेंटीमीटर पर बुक नहीं रखते हुए 25 सेंटीमीटर से ज्यादा दूरी पर रख दी और हम इजीली पढ़ लेंगे। तो भाई बड़े लेटर्स तो पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर की कटिंग्स हो गई वो नहीं पढ़ पाएंगे, उसके लिए स्पेक्स चाहिए ही पड़ेगा। तो इसके कारण क्या थे? तो पहला इसका कारण है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, ठीक है। जो अभिनेत्र लेंस थी वो पतला हो गया तो फोकस दूरी ज्यादा हो गई, या फिर नेत्र के गोलक का छोटा हो जाना। एक दूसरी कंडीशन ये भी है, देखिए या तो ये पतला हुआ है या फिर नेत्र का गोलक पहले ये था और बाद में किसी भी कारण बस इसका नेत्र गोलक अब ये रह गया, नेत्र का इसका जो गोलक है वो ये रह गया। तो अभिनेत्र लेंस की वजह से भी हो सकती है, नेत्र के गोलक के छोटा होने के कारण भी
भाई इसकी इमेज ये जाकर के पीछे बनने लगी, ये जो इमेज है ये जाकर के पीछे बनने लगी, दोनों ही कारण हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े अगर तो इसका निवारण कैसे कर सकते हैं भाई, तो उपयुक्त क्षमता के अपसारी मतलब उत्तल लेंस, जैसा कि हमने अभी डायग्राम में देखा था, जितना पीछे बन रहा था उसको पहले ही मर्ज कराने के लिए हमने एक उत्तल लेंस का प्रयोग किया और उसके जरिए इसको करेक्ट कर लिया। तो मतलब एक उत्तल लेंस का उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। चलिए आइए जरा हम इसके रे डायग्राम की बात करते हैं, किरणारेख खींचते हैं और वहां डिस्कस करते हैं कि भाई हमें कहा गया था कि दीर्घ दृष्टि दोष युक्त आंख का एक किरणारेख खींचना। तो ये है मेरी दीर्घ दृष्टि दोष युक्त आंख। क्या है भाई यहाँ पे, तो ये देखिए ये जो हमारा है पास रखी हुई कोई वस्तु है जिसके द्वारा हमारा अभिनेत्र लेंस यहाँ रेटिना पर इमेज नहीं फ्रेम करा पा रहा है, ये रेटिना के दूर एक f डिस्टेंस तक में दूर जाकर के इमेज बन रही है। करें क्या, तो इसी फोकस दूरी के लिए, तो इसके लिए अगर मैं लिखूंगा तो पावर इक्वल्स टू होता है 1/f। क्षमता जो लेंस की होती है वो 1/, फोकल लेंथ होती है, उसी फोकल लेंथ की मैंने एक उत्तल लेंस रख दी। ये जो f जो दिख रहा है इसी फोकस लेंथ की एक क्या रखी, उत्तल लेंस, और इस उत्तल लेंस ने काम किया कि इसने इसको मर्ज करा दिया। पहले ही मर्ज कराने के फलस्वरूप आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर जो है फाइनल इमेज जो है वो रेटिना पर जाकर के फ्रेम हो गई, जो अंतिम इमेज जो बनेगी वो रेटिना पर बन गई। तो मतलब जो हमसे पूछा गया था कि नेत्र में दीर्घ दृष्टि दोष युक्त बनाना था, ये रहा, और दूसरा जो इमेज है उसमें लेंस का प्रयोग करके इसका करेक्शन कर लिया गया। ठीक है भाई, तो चलिए बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भाई हमारा अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 में कि कारण सहित व्याख्या कीजिए कि पृथ्वी के पृष्ठ से किसी प्रेक्षक को आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में स्थित किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होगा, अपने उत्तर की पुष्टि कारण सहित कीजिए। दो कंडीशन है, एक चीज तो यह है कि हमें पृथ्वी पर से हम जब अपने आसमान को देखते तो वो नीला दिखाई पड़ता है, साथ ही अगर कोई अंतरिक्ष स्टेशन में हो, अंतरिक्ष स्टेशन का मतलब क्या भाई, हमारे वायुमंडलीय क्षेत्र के बाहर एक ऐसे बेस को स्थापित किया गया है जहां पर रहते हुए बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें की जांच की जाती है जो हमारे पृथ्वी के बाहर चल रही है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है उसका नाम भाई। वहां पर अगर कोई अंतरिक्ष यात्री होता है तो उसको यह आसमान कैसा दिखाई पड़ रहा होगा। तो समझते हैं हम जरा कि आसमान के नीला दिखलाई पड़ने का एकमात्र कारण है कि हमारे वायुमंडल द्वारा नीले रंग के जो प्रकाश होती है उनको ज्यादातर प्रकीर्णित कर दिया जाता है। मतलब जो सूर्य से प्राप्त हमारे पास श्वेत लाइट है उसका जो नीला रंग है वो ज्यादातर अगर प्रकीर्णित कर दिया जाएगा तो हमारा पूरा आसमान नीला दिखलाई पड़ता है। जबकि हम अपने वायुमंडल से बाहर चले जाएं तो भाई एक बात समझिए, अगर हम ये वायुमंडल से कहां चले गए, ये हमारी पृथ्वी हुई और इसके चारों तरफ हमारे बहुत सारे लेयर्स में वायुमंडल अवेलेबल है भाई ऐसा। अब जो अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है वो स्पेस स्टेशन इन सभी के ऊपर यहां कहीं पर है, ये हमारा अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है भाई। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करते हैं इस अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां से भाई जब वायुमंडल यहां है ही नहीं, इसके इर्द गिर्द वायुमंडल है नहीं, तो यहां पर अब सूर्य से जो प्राप्त विकिरण होगा, ठीक है, सूर्य और बना लेते हैं भाई, ये सूर्य, अब सूर्य से जो प्राप्त किरण है ये किरण डायरेक्टली यहां तक पहुंची और एक किरण यहां पर आई, ऐसा बेंड होते होते तक हमारे अर्थ तक पहुंचती। इन दोनों जगहों पर अगर हम देखें तो ये जो डायरेक्ट सनलाइट आ रही है यहां पर प्रकीर्णन नहीं हो रहा, यहां बिल्कुल भी कोई भी रंग का प्रकीर्णन नहीं हो रहा, पूरी की पूरी लाइट भी इसके पास में चल के आ रही है। तो इसको जो आसमान प्रतीत होगा वो प्रतीत होगा काला। क्योंकि एक बात समझिए, हमने टिंडल प्रभाव के अंदर भी इस चीज को देखा कि जब कहीं से प्रकाश की किरण गमन कर रही होती है, अगर वो किसी चीज से ना टकराए तो हमें प्रकाश गमन करने की रेखा नहीं पता चल पाती कि प्रकाश कहां से कहां किधर की तरफ गमन करी। लेकिन अगर कोई भी कण मिल जाए उसके रास्ते में जिसके कारण प्रकाश परावर्तन होना शुरू हो जाए, तो परावर्तन के फलस्वरूप अगर वो लाइट बीम हमारी आंखों पे पड़ती है तो हमें उस ऑब्जेक्ट का एहसास होता है। तो मतलब एक बात समझ में आ रही है कि जब हम स्पेस स्टेशन में हैं, इधर ऊपर की हम बात करते हैं, तो यहां पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, यानी कोई भी प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो रहा है, हमें आसमान काला दिखाई पड़ेगा। जबकि
यहां से जो लाइट बीम चल करके आ रही है हमारे वायुमंडल के जरिए, तो जब वायुमंडल के जरिए आ रही है तो यहां पर हमारे वायुमंडल द्वारा नीले रंग का, और सिर्फ नीला ही नहीं होता, नीला के साथ कुछ अंश बैंगनी का भी होता है, मतलब नीला और बैंगनी जो है, ठीक है, इन दोनों रंगों का होता है, लेकिन मुख्यतः नीला कहते हैं। नीले रंग का प्रकीर्णन हो जाता है भाई, नीले रंग का अगर प्रकीर्णन हो जाएगा, जिसके कारण हमको देखने को मिलता है कि आसमान जो है नीला दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए कहते हैं कि स्पेस स्टेशन पे काला और हमारे पृथ्वी पर रहते हुए हमें यह नीला प्रतीत होता है। चलिए देखें, तो स्वच्छ आकाश का नीला दिखाई देना, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग का मतलब होता है जो छोटी तरंग दैर्ध्य के हैं, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है। सुबह के समय में जब प्रकीर्णन होता है तब ज्यादा तरंग दैर्ध्यों का प्रकीर्णन होता है, मतलब उस समय लाल रंग का प्रकीर्णन होता है। लेकिन यहां पे छोटे तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन हो रहा है जो कि अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। प्रकीर्णित हुआ नीला प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है तो हमें आसमान का रंग जो है वो नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, कुल मिलाकर के कलर दिखने का एकमात्र ऐसा समझ सकते हैं कारण जो है वो है हमारा क्या, कि भाई प्रकाश के श्वेत प्रकाश में से जो भी रंग का प्रकीर्णन होगा वो दिखेगा। लाल का प्रकीर्णन होगा लाल दिखेगा, अगर वो नीले का प्रकीर्णन कर रहा तो नीला, और न्यूनतम प्रकीर्णन हो मतलब प्रकीर्णन ना के बराबर हो रही है तो श्वेत प्रकाश दिखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई क्यों देता है? तो क्यों देता भाई? जहां वायुमंडल नहीं है वहां कण नहीं है, वायुमंडल नहीं है तो कण नहीं है, जहां कण नहीं है वहां प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। यदि हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो कोई प्रकीर्णन ना हो पाता, तब पृथ्वी से भी आकाश काला ही प्रतीत होता। अत्यधिक ऊंचाई पर वायुमंडल नहीं होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। बहुत ज्यादा ऊंचाई पर, भाई जो स्पेस स्टेशन की बात कर रहे थे तो ज्यादा ऊंचाई है, वहां पर प्रकीर्णन नहीं हो रहा। जहां प्रकीर्णन नहीं होता है वहां प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है, काला दिखाई देता है। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखलाई पड़ता है। सिंपल, प्रकीर्णन एकमात्र है इसका आंसर भाई, कि प्रकीर्णन के कारण हमको रंगों का एहसास, रंग जो है वो दिखाई पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। यहां पर कह रहे हैं कांच के किसी प्रिज्म पर आपतित एक वर्णी प्रकाश की किसी एओ मार्ग, मतलब ये एओ जो है ये कैसा एक वर्णी प्रकाश है, ठीक है, एक कलर का। एओ मार्ग को अपनी उत्तर पुस्तिका पर दर्शाइए तथा विचलन कोण का अंकन कीजिए। यहां पर विचलन कोण बनाना, देखिए अगर ये श्वेत प्रकाश होता तो श्वेत प्रकाश अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता, लेकिन ये एकल वर्ण है, मोनोक्रोमैटिक लाइट है। मोनोक्रोमैटिक लाइट का मतलब सिंगल कलर की, या तो मान लीजिए ये रेड है या ये ब्लू है या ग्रीन है, एक सिंगल कलर है। तो भाई सिंगल कलर तो ऐसा नहीं जाकर के स्प्लिट हो जाएंगे ना अलग अलग रंगों में। ये कब होंगे? जब ये श्वेत हो तब ये स्प्लिट अप होगा कि ऊपर रेड हो जाए नीचे वायलेट। लेकिन अगर ये कलर्स नहीं होंगे, 7 रंग इसके अंदर नहीं होगा, श्वेत नहीं होगा, एक सिंगल कलर का होगा, मोनोक्रोमैटिक होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा उसमें। वहां पर बेंडिंग होगी लाइट की, वहां विचलन होगा। तो देखिए यदि ये वो श्वेत प्रकाश किरण हो तो अपने को वर्णन करना है कि प्रिज्म के पास रखे पर्दे बीसी पर आप क्या प्रेक्षण प्राप्त करेंगे। इस परिघटना का नाम लिखिए, इस परिघटना का कारण लिखिए और श्वेत प्रकाश के घटकों के बारे में क्या सिद्ध होता है, इसके अलग अलग घटक टूटते हैं, इसमें क्या सिद्ध होता है। तो सबसे पहले तो पहले का क्वेश्चन का आंसर करते हैं ए का। बी में तो आपको दिख रहा है 4, ए की हम जरा बात करते हैं क्योंकि यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। और दीर्घ उत्तरीय जैसा कि मैं आपको हर समय बताता हूं कि भाई दीर्घ उत्तरीय मतलब एक ही लेंदी आंसर नहीं होता, उसमें कई सारे छोटे छोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर ये एक वर्णी प्रकाश है तो देखिए ये जो बाहर जो माध्यम है ये विरल होगा, ये कांच का बना हुआ है तो ये ऑब्वियस सी बात है सघन होगा। ये जो बाहर जो विरल माध्यम मतलब ये एयर है, ये सघन माध्यम, और इधर पीछे साइड में फिर क्या है भाई, एयर है। तो यहां से जो लाइट बीम चल करके जा रही है ये लाइट बीम क्या होगी, तो आप देखेंगे कि ये जिस फलक पे आके आपतित हुई है, मैं इसको जरा नाम दे दूं तो PQR। PQR एक त्रिभुजाकार प्रिज्म है। इसमें अगर हमने एक लाइट बीम को आपतित किया है, AO को आपतित किया है PQ सरफेस पर, तो ये देखिए ये क्या होगा भाई, तो लाइट बीम जब भी विरल से सघन में जाती है अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये लाइट बीम गई और इसको चले जाना चाहिए था ऐसा, देखिए
ये लाइट बीम जा रही है, इस लाइट बीम को ऐसे चले जाना चाहिए था, किंतु ये लाइट बीम ऐसी ना जाती हुई क्या हो गई भाई, तो ये लाइट बीम यहां से अभिलंब की ओर मुड़ गई, ये हमारा अभिलंब इस अभिलंब की ओर मुड़ गई। ठीक है, मैं अभिलंब के लिए ऐसा बना लेता हूं, इसको बना लेता हूं अभिलंब, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ गई। अब फिर से क्या हो गया, तो फिर से ये लाइट बीम गई दूसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस पी आर पे। पी आर क्या है, सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। इस पी आर पे जब गए तो यहां पर भी क्या बनेगा भाई, तो यहां पर भी एक नॉर्मल बनेगा। और ये प्रकाश किरण जब कभी सघन से एयर में जा रही है, मतलब विरल में गई, तो सघन से जब हम विरल की तरफ जाएंगे तो ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी, इसको भाई क्या हो जाएगा, ये लाइट बीम इधर चली जाएगी। ठीक, अब इस संदर्भ में जरा दो बातें समझेंगे कि जब कभी इस प्रकार से बनेगा यहां पर, तब होता ऐसा है कि ये लाइट बीम ऐसी गई, ये यहां से बाहर निकल गई, लेकिन अगर ये मुड़ी नहीं होती तो इस रास्ते पे जा रही होती। अगर ये लाइट बीम मुड़ी ना हो तो ये लाइट बीम क्या होगी भाई, ये लाइट बीम सीधे इस रास्ते पे जाएगी। और ठीक इसी प्रकार जो ये निर्गत किरण है, ये हमारी क्या है, ये आपतित किरण है। आपतित किरण को आगे की तरफ बढ़ाया, और ये जो हमारा यहां पर मिल रहा है ये क्या है भाई, ये निर्गत किरण। और निर्गत किरण को हमने अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड किया तो इन दोनों के फलस्वरूप यहां पर एक कोण मिलेगा। ये आपतन का आगे बढ़ाया, निर्गत का पीछे, यहां पर एक कोण मिलेगा, इसी को हम कहते हैं डेल, इसी को हम कहते हैं क्या, विचलन कोण। इसको कहते हैं हम विचलन कोण। ये तब होगा जब कभी हम एओ जो है वो एक अगर मोनोक्रोमैटिक लाइट हुई, तो सिंगल वर्ण की हुई, तो देखिए कांच के प्रिज्म पर आपतित एक वर्णित प्रकाश की किसी किरण एओ के मार्ग में अपनी उत्तर पुस्तिका को दर्शाइए, ये हमने दर्शा दिया, और विचलन कोण को अंकित कीजिए, तो ये डेल हमने विचलन कोण भी अंकित कर दिया। ठीक है भाई, चलिए अब जरा देखते हैं हम इसके लिए बी का आंसर। तो जो बी का आंसर है वो यहां पर गिवन है। बी के आंसर की अगर हम बात करें तो बी का आंसर जो है भाई, पहला जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली है कि वर्णन कीजिए कि प्रिज्म के पास रखे पर्दे बीसी पर आप क्या प्रेक्षण प्राप्त करेंगे। तो भाई हमने पर्दे पर क्या प्राप्त किया, पर्दे पर 7 रंगों का स्पेक्ट्रम प्राप्त करेंगे। ये रही वो 7 रंग की स्पेक्ट्रम। ये हमारा जो है भी हमारे बी का आंसर है, और ये हमारा ए का आंसर था। ये श्वेत प्रकाश जाने के बाद यहां पर क्या हो गया भाई, तो अलग अलग रंगों में विक्षेपित हो गया, और वर्ण विक्षेपण हो गया इसका। ऊपर चला गया हमारा रेड और नीचे चला आया हमारा वॉयलेट, वी से लेकर के आर तक। ठीक है, हमें जो पीछे बी सी रखी हुई थी पर्दा, उसके ऊपर हमको क्या प्राप्त हो रहा भाई, तो 7 रंग का एक स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है, एक वर्णक्रम प्राप्त हो रहा है। आगे इस परिघटना का क्या नाम है, तो इस परिघटना का नाम है वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं इसको, वर्ण विक्षेपण। प्रकाश के अपने मूल अवयवी रंगों में विभक्त हो जाना ही कहलाता है वर्ण विक्षेपण। वर्ण मतलब रंग, ठीक है, कलर। अगला, इस परिघटना का कारण पूछा गया था थर्ड क्वेश्चन में, तो इस परिघटना अर्थात विक्षेपण का क्या कारण है। तो देखिए पहला तो ये कारण है कि ये जो भी प्रकाश किरणें हैं, ये श्वेत प्रकाश किरणें इन 7 रंगों से मिलाकर के बनता है। जब इन 7 रंगों की वेलोसिटी, वेग एक समान हो जाती है तो ये श्वेत प्रकाश दिखते हैं, किंतु जब इनका वेग अलग अलग हो तो अलग अलग वेग होने के कारण ये जो किरणें आगे की तरफ चलती हैं, इनका अलग अलग माध्यम में तरंग दैर्ध्य अलग होने के कारण क्या है भाई, रेड का तरंग दैर्ध्य अलग है, वायलेट का तरंग दैर्ध्य अलग है। अब ये तरंग दैर्ध्य को भी मैं थोड़ा सा आपके लिए फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूं, तो ये जो प्रकाश चलती है वो ऐसा चलती है भाई तरंगों के माध्यम से। तो 2 क्रमागत ये श्रृंग या 2 क्रमागत ये गर्त, इन दोनों को ही हम डिनोट करते हैं किससे, लैम्डा से। इसी को कहते हैं हम क्या, तरंग दैर्ध्य। तो अगर दोनों की बात करूं मैं, रेड की और वायलेट की तरंग दैर्ध्य की, तो वे अलग अलग हैं। सिर्फ यही 2 नहीं, बीच के भी जो विबग्योर के जो 7 रंग हैं, उन 7 रंग के अलग अलग तरंग दैर्ध्य हैं, और सबके तरंग दैर्ध्य अलग अलग होने के कारण ही हमको इनके अलग अलग स्पेक्ट्रम्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग रंगों के किरण का तरंग दैर्ध्य एवं चाल भिन्न भिन्न होता है। जैसे लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य नीले प्रकाश की अपेक्षा 1.8 गुनी है। अगर यहां पे हम बात करें ब्लू और रेड का, तो इस ब्लू से 1.8 टाइम्स होता है क्या, रेड।
रेड का तरंग दैर्ध्य ज्यादा है भाई, वॉयलेट का कम है। ये ऊपर जो है इनका तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, ये जैसे जैसे नीचे की तरफ आते हैं तरंग दैर्ध्य में कमी आती है। अगला, प्रकाश के विभिन्न वर्णों का आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर मुड़ना या झुकना। यहां पे अलग अलग रंग जो है देखिए आपतन के फलस्वरूप अलग अलग कोण पे झुक रहे हैं, अलग अलग कोण पे मुड़ रहे हैं। इन सभी का अलग अलग कोणों पे ये जो मुड़ना हो रहा है इसके कारण भी ये अलग अलग हमको प्राप्त हो रहे। और आगे ये कि भाई श्वेत प्रकाश जो है वो अपने 7 अवयवी रंगों से मिलकर के बना है, ठीक है ना। श्वेत प्रकाश के घटक के बारे में क्या सिद्ध होता है, तो श्वेत प्रकाश के घटक के बारे में सिद्ध ये होता है कि अपने 7 अवयवी रंगों से बना है। 7 अवयवी का मतलब क्या है, ये अवयव है ना, जो विबग्योर आपको दिख रहे हैं ये उसके क्रम हैं, ये सभी से जुड़ करके मिल करके मिक्स होकर के बना हुआ है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के उन भागों की सूची बनाइए जो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करते हैं, वे इस कार्य को किस प्रकार करते हैं समझाइए। अगला, मानव नेत्र में रेटिना मतलब जो दृष्टि पटल है उसका कार्य लिखना है। आगे अगर हम बात करते हैं तो क्या आप जानते हैं कि कॉर्निया जो अंधता का उपचार नेत्रदान द्वारा प्राप्त कॉर्निया के प्रतिरोपण से किया जा सकता है। जैसे आपको पता है कि भाई कहते हैं ना नेत्रदान किया जाता है जब, तो क्या ये पूरी आईबॉल पूरी की पूरी रिप्लेस हो जाती है क्या, जरा हम उसके बारे में बात करेंगे। तो भाई ऐसा नहीं होता, जनरली कॉर्निया को शिफ्ट किया जाता है, सिर्फ कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जाता है जिससे वो उस व्यक्ति को दिखलाई देना शुरू हो जाता है। बट अलग अलग लोगों में डिफेक्ट भी अलग अलग होते हैं, लेकिन इन जनरल ये चीज होता है। हमें क्यों और किस प्रकार समाज के सदस्यों को मृत्यु के पश्चात नेत्रदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए समूहों को संगठित करना चाहिए, ये एक भाई क्वेश्चन ये जानबूझ के डाला गया था आपके लिए, क्योंकि ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा नहीं किंतु हमारे जो सामाजिक कर्तव्य हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, इसलिए ये जानबूझ करके इसके साथ में मैंने आपके लिए पुट किया था ये क्वेश्चन। आई होप कि इसके ऑब्जेक्टिव को आपने समझा होगा। हम चलते हैं आंसर्स को करते हैं और इसको भी हम आखिरी में डिस्कस करेंगे। तो भाई सबसे जो फर्स्ट है क, उसका आंसर हम करते हैं। तो जो हमारी आइरिस है जिसको हम परितारिका कहते हैं, यह आइरिस या कॉर्निया के पीछे स्थित होता है, यह एक गहरा वलयाकार पेशीय डायफ्राम है। ये जो आइरिस है ये इसको कहते हैं आइरिस, ये है हमारा आइरिस। अब ये आइरिस क्या है भाई, ये एक डायफ्राम है जिसके कारण ये लाइट को क्या कर पाता भाई, ये एडजस्ट कर पाता, ठीक। आगे अगर हम बात करें तो भाई नेक्स्ट है हमारे विभिन्न भागों की बात करते हैं, हम बात करते हैं पुतली, प्यूपिल। यह परितारिका के वलय से बना एक रिक्त स्थान या छिद्र है जो परितारिका के केंद्र से होता है और अभिनेत्र के लेंस में जाकर के खुलता है। मतलब ये जो आइरिस था इसके बीच में ये होती है प्यूपिल। एक ऐसा समझिए, आइरिस और प्यूपिल ये दोनों मिलाकर के एडजस्ट करते हैं कि कितनी लाइट बीम हमारे आंखों के अंदर जानी है, कम लाइट बीम जानी है या ज्यादा लाइट बीम जानी है, ये यही डिसाइड करते हैं। क्योंकि ये जो है यही वो रिक्त स्थान है, जो पुतली होती है, जो प्यूपिल होता है, यही वो रिक्त स्थान है जहां से हमारी आंखों के अंदर लाइट बीम पहुंचती है। और जो परितारिका है ये इस तरीके का डायफ्राम है जो डिसाइड करता है कि उसके अंदर कितनी लाइट बीम का एंट्रेंस होना है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो कह रहे हैं भाई कि परितारिका पुतली के साइज को प्रकाश की मात्रा के अनुसार स्वतः ही समायोजित कर देती है। ये सिंपली ऐसा जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं कि जहां पर भी ज्यादा लाइट बीम आती है, जैसे मान लीजिए धूप में गए, दोपहर के समय में हो, तो वहां पे क्या होती है भाई, ज्यादा लाइट बीम आती है। तो अगर इसके अंदर से थोड़ी बहुत भी लाइट अंदर की तरफ आंखों के अंदर जाएगी तो एक प्रॉपर इमेज फ्रेम हो जाएगी, हमको आसानी से दिखाई पड़ेगा। लेकिन वही अगर हम अंधेरे कमरे में हों, छाए में हों, तो वहां पर क्या होती है भाई, लाइट बीम कम है, मतलब लाइट की इंटेंसिटी, तीव्रता कम है, तो ज्यादा लाइट बीम अगर आंखों के अंदर जाएंगी, क्योंकि हर एक लाइट बीम की इंटेंसिटी, तीव्रता कम है, तो ज्यादा लाइट बीम जाएंगी तब जाकर के एक अच्छा इमेज बन पाएगा। तो वहां पे क्या होता है भाई, तो ये प्यूपिल ज्यादा ही ओपन होता है, मतलब वहां पर हमारी आइरिस जो है वो ज्यादा ही ओपन होती है और प्यूपिल के अंदर से ज्यादा लाइट बीम जाता है, तब जाके इमेज बन पाती है, ठीक है। ये समायोजन ऑटोमेटिकली हमारी आंखों में होता है। जैसे आपने देखा होगा कि धूप से जैसे अंधेरे में आते हैं तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि धूप में जाते हैं तो आंखें छोटी हो जाती हैं। छोटी होने का मतलब क्या भाई, वहां पे हम ऐसा काम कराते हैं भाई, हमारी आंखें अल्टीमेटली करती हैं कि प्यूपिल के अंदर से कम लाइट बीम जाए।
अंधेरे में आ गए, वहां से भी अब कम लाइट बीम जा रही है, तो वहां तो तेज लाइट बीम थी, कम मात्रा में भी गई, इमेज बना, लेकिन अंधेरे में जब आएंगे तो यहाँ लाइट बीम भी वीक है और मात्रा भी कम है। तो थोड़ी देर के बाद आपकी क्या होती है भाई, तो आपके डायफ्राम ओपन होते हैं एंड जो प्यूपिल से लाइट बीम जानी होती है वो ज्यादा जाने लगती है और आपकी इमेज बनता है। ठीक विपरीत जब आप अंधेरे से धूप में जाते हैं तब आप पाते हैं कि भाई आके जैसे ही पहुंचते हैं धूप में, वहां पर हमें आंखें चमकती हुई लगती हैं, ऐसा लगता है जैसे चुभ रही कुछ। मतलब क्यों? क्योंकि भैया जब आप अंधेरे में थे तब आपकी प्यूपिल बड़ी साइज की थी, ज्यादा लाइट बीम को एंट्री दे रही थी क्योंकि इंटेंसिटी कम था, एंड जैसे ही आप धूप में गए वहां इंटेंसिटी बढ़ गई, लाइट बीम भी बढ़ गई, तो इसका मतलब अब आंखों को चुभन होने लगती है। अब देखिए, यदि प्रकाश की मात्रा अधिक होती है तो पतली सिकुड़ती है तथा आंखों में कम प्रकाश प्रवेश करता है। यदि प्रकाश की मात्रा कम होती है, मतलब जो छाए में होते हैं, तो पुतली फैलती है जिससे अधिक प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। अतः हम कह सकते हैं कि पुतली नेत्र में आने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जो पुतली है वो क्या करती है भाई, प्रकाश की जो मात्रा है उसको ये अपने आप समायोजित कर पा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम जरा इसी क्वेश्चन में। तो इसमें जो ख पोर्शन है उसके आंसर है कि पर्दे, मतलब जो दृष्टिपटल है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। आगे ख का सेकंड जो पार्ट था कि जो हमको रॉड्स और कोन्स की अगर हम बात करें तो प्रकाशग्राही कोशिकाओं जैसे रॉड्स तथा कोन्स द्वारा प्रकाश की तीव्रता तथा वस्तु के रंगों को विद्युत सिग्नल में बदलता है। हमारी जो रेटिना होती है, ये रेटिना मुख्यतः ऐसा समझ सकते हैं, ये जो पीछे का जो ये भाग है ये रेटिना है। इस रेटिना में ये पीछे वाले भाग में क्या होता है भाई, तो यहाँ पे कोन्स होती हैं और रॉड्स होता है, ऐसे सेल्स हैं जो ऐसे कोन जैसा दिखता है और रॉड जैसा दिखता है। तो ये दोनों ही सेल्स कौन कौन से भाई, हमारी ये कोन्स मतलब शंकु आकार का, और रॉड्स मतलब आप समझ सकते हैं बेलनाकार का, ऐसा। ये दोनों सेल्स हैं, ये अल्टीमेटली डिसाइड करते हैं क्या प्रकाश की तीव्रता, और ये डिसाइड करता है क्या प्रकाश का कलर। और इन दोनों को ही, मतलब प्रकाश की कलर और तीव्रता दोनों को ही मिक्स करके इलेक्ट्रिकल पल्सेस में, ठीक है, किसमें, इलेक्ट्रिकल पल्सेस में चेंज कर देता है। अब इलेक्ट्रिकल पल्स में अगर वो चेंज हो गया तो इसका मतलब हमें समझ में आता है कि हमारी जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं वो ऑप्टिक नर्व्स इलेक्ट्रिकल पल्सेस को ले जाकर के ब्रेन को देती है और ब्रेन उसको एनालाइज करता है। यानी ब्रेन को समझ में आता है कि भाई कोई भी प्रकाश ऊर्जा हमारी आंखों पर आई है जिसके कारण वहां पर इमेज फ्रेम हो रहा है, और हमारा ब्रेन फिर जो इमेज बन रहा है उसको पलट देता है, क्योंकि हमारे पास जो इमेज बन रही होती है वो प्रतिबिंब वास्तविक होती है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा ही उल्टा बनता है। कोई भी अगर वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो हमेशा कैसा बनेगा भाई, तो वो उल्टा बनता है। हमारा ब्रेन उसको एनालाइज करके सीधा कर लेता है। ठीक है भाई, जो ग पोर्शन था इसमें जहां पर हमने डिस्कस किया था कि भाई जो आपके जनरली सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए डाला गया था, जैसे आपके एक लिए इंफॉर्मेशन है ये कि भाई देखिए क्या किया जा सकता है अगर हम नेत्रदान की बात करना चाहते हैं तो उसके लिए, तो भाई छात्रों द्वारा जागरूकता उत्पन्न करने के प्रति जो योगदान है वो ये है कि सार्वजनिक स्थलों पर बैनर, पोस्टर, चार्ट ये सब लगा करके आप लोगों को बता सकते हैं कि भाई नेत्रदान एक अच्छी चीज है, किया जाना चाहिए, क्योंकि वो मृत व्यक्ति के आंसर होता है जिसके वजह से कोई भी जीवित व्यक्ति देख सकता है। मतलब ये दुनिया में उसको तो कभी कलर उसने देखा ही नहीं, उसको रंगों से कोई लेना देना नहीं, तो भाई उसको भी ये कलर्स, ये रंग, ये सब कुछ दिखाई पड़े, वस्तु दिखाई पड़े, उसका जीवन आसान हो। इसके लिए भाई सार्वजनिक स्थान पर बैनर लगाइए, पोस्टर लगाइए, चार्ट लगाइए ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। सेमिनार का आयोजित किया जाए, ठीक है, सेमिनार आयोजन होगा, लोगों को इकट्ठा करके उसके बारे में बताया जाना चाहिए, क्योंकि भ्रांतियां ज्यादा है जिसके कारण लोग ये करने से हिचकते हैं। ठीक है, किसी अस्पताल के सामने शिविर लगा के, भाई अस्पताल है, अस्पतालों द्वारा अगर शिविर लगाया जाएगा तो उससे भी जागरूकता फैलती है। सामुदायिक भवन, मोहल्ले की पाठशाला, पुस्तकालय आदि के सदस्यों को शामिल करके, भाई जैसे सामुदायिक भवन होती है वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुआ करते हैं हमेशा, उनको जोड़ा। मोहल्ले की जो पाठशाला, मतलब जो अपने स्कूल्स हैं उनके लोगों को जोड़ा। पुस्तकालय, लाइब्रेरी में, मतलब कुल मिलाकर के जहां से लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके उनको जोड़ करके उन तक अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करे ताकि वो बहुत सारे लोगों को बता सके, उनको जागरूक कर सके। कोई छात्र योगदान इसलिए करेगा क्योंकि ऐसा करके वह एक जिम्मेदार नागरिक सामूहिक क्रियाकलापों तथा समाज के प्रति अपने कर्तव्य भावना आदि मूल्यों के प्रति सचेतता प्रदर्शित करेगा। क्योंकि देखिए, आप अगर विद्यार्थी हैं और अगर आप इन सभी चीजों के प्रति जागरूक हो जाते हैं
तो अल्टीमेटली हमारा सोसाइटी जागरूक होता है एंड हमारे लिए भी ये बेनिफिशियल होता है कि कल को जब हम इस देश के नागरिक होंगे, जब हमारे ऊपर होगा, तो हम पहले से ये समझ के आए हुए रहेंगे। ठीक, चलिए, तो भाई इस प्रकार से हमने जो हमारा मानव नेतृत्व तथा रंग बिरंगा संसार चैप्टर था, इसके एमबी टेस्ट पेपर के हमने सॉल्यूशंस को कवर किया, हमने समझा, हमने देखा और अपने आप को क्रॉस वेरीफाई किया। तो अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आता है फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th, क्वालिटी कंटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।